नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन। इसमें हम लोग रॉन्ग डिसीजन से सही ट्रैक पर आने की विधि सीखते हैं। थिंक अगेन एक पूरा नया तरीका है सोचने का। आप कई दिनों से, कई महीनों से किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं और धीमे धीमे वो थॉट आपका बिलीफ बन गया है और वो बिलीफ आपका हैबिट बन गया है। क्योंकि जो सबसे पहला चैप्टर हमने शुरू किया था, सबसे पहला वीडियो, उसमें तो हमने देखा कुछ फायर फाइटर्स थे जिनकी जान चली गई क्योंकि उनका लर्निंग, उनका एक्सपीरियंस हैबिट बन गया था। वो जान बचाने के लिए आग से भाग सकते थे, लेकिन अपने टूल्स को, जो हैवी हैवी 8-8, 10-10, 15-15 किलो के सामान होते हैं, उसको छोड़ नहीं पाए, बल्कि आग में बचाने की कोशिश कर रहे थे खुद को। तो अपने एक बड़े हैवी, वो था शायद वुड कटर ऐसा कुछ था, उसको रखने के लिए वो जगह खोज रहा था कहाँ रखूं, जबकि उसको फेंकना चाहिए था और भागना चाहिए था। तो वो चीज़ आपकी हैबिट बन चुकी है जो गलत है, आपको पता भी है गलत है, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे। उसको ठीक करने का तरीका है थिंक अगेन। इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम बॉडी से बीमारी को खोद खोद के निकालने की कोशिश करते हैं, क्रॉनिक बहुत पुरानी बीमारी को, या कोई बहुत ख़राब चीज़, कोई गड्ढा है, उस गड्ढे को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक आध दिन में नहीं होता है। वो सीख रहे हैं यहाँ पर। थिंक अगेन अपने ब्रेन को नए ट्रैक पर लाने की कोशिश है। और अब जो वीडियो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है बैड ब्लड ऑन डायमंड, कि कैसे अगर हम किसी से हेट करते हैं, किसी इंसान से या किसी ग्रुप से या किसी आइडिया से हम हेट करते हैं, और क्या पता वो आइडिया सही हो, तो हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, हम उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अभी ये रमण महर्षि की किताब है, उसको मैं पढ़ाना शुरू कर दूं और आपका दिमाग करे यार ये क्या बकवास है, तो आपका माइंड उसको नापसंद कर रहा है। भगवत गीता बड़ी मुश्किल चीज़ है, तो आप कभी भी अपने हेट्रेड की वजह से उस इंसान से, उस ग्रुप से या उस आइडिया से रिकनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दिमाग ऐसा इकोसिस्टम है, मतलब इको मतलब वो इको वाला इको नहीं, ईसीओ नहीं, गूंज वाला इको, एको, जिसमें जो बात आप सोचते हैं वही गूंजती रहती है। आपके मन ने अगर एक बार कह दिया, आपके इमोशन ने कह दिया ये बकवास है, फिर आप उसको रिकनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब हम 3 हाइपोथेसिस 3 वीडियोस में पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस 1 जो आज का वीडियो है, नॉट इन अ लीग ऑफ देयर ओन। इसके ज़रिए हम सीखेंगे कैसे हम रिकनेक्ट करें, लोगों से जुड़ें, ख़ासतौर से उनसे जिनको हम हेट करते हैं, नापसंद करते हैं। तो एक ये हाइपोथेसिस है जो अपने आप में तो काम करती है बहुतों के साथ, बट हमको तभी हेल्प कर पाएगी जब हम उस जगह पे खुद को रख करके सोच पाएंगे उस तरीके से। If you ever leave the planet Earth, you will probably end up rethinking some of your feelings about other human beings. ऑथर कह रहे हैं कभी आपकी अगर इतनी अच्छी किस्मत हुई कि आप धरती को छोड़ पाएँ, किसी स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष में जा पाएँ, तो शायद आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस धरती के लोगों के लिए बदल जाए, आप रीथिंक करें। A team of psychologists have studied the effects of outer space on inner space. कितना अच्छा सेंटेंस है। एक टीम है साइकोलॉजिस्ट की जिसने इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश की कि जब कोई अंतरिक्ष में जाता है, आउटर स्पेस में, तो उस इंसान के इनर स्पेस में, मन में, उसका क्या असर होता है। Assessing the changes in more than 100 astronauts and cosmonauts through interviews, surveys, and analysis of
ऑटोबायोग्राफीज़। और इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, साइकोलॉजिस्ट्स ने सैकड़ों एस्ट्रोनॉट्स को, कॉस्मोनॉट्स को, तो बहुत दूर दूर तक जाने वाले जो स्टडी करने वाले अंतरिक्ष के यात्री हैं, उनको उनके इंटरव्यूज़ को सुना, सर्वेज़ को पढ़ा और उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ को एनालाइज करने की कोशिश की, उनके माइंड को समझने की कोशिश की। अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम स्पेस, एस्ट्रोनॉट्स आर लेस फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट्स एंड पर्सनल हैप्पीनेस। और देखा ये गया, जब ये एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से वापस आते हैं तो वो इंडिविजुअल अचीवमेंट्स पे और पर्सनल हैप्पीनेस पे, मतलब मैंने क्या अचीव किया, क्योंकि जो आदमी एस्ट्रोनॉट हो गया वो कितना रेयर आदमी है, वो अरबपति से भी ज़्यादा रेयर है। अभी इतने दुनिया में लोग नहीं हैं जो बिलियनर्स हैं जितने एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनसे भी रेयर है। लेकिन वो आदमी जब वापस आता है तो अपनी खुद की अचीवमेंट्स और अपनी पर्सनल खुशियों के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करता। एंड ही इज़ मोर कंसर्न अबाउट द कलेक्टिव गुड। और अब वो ज़्यादा चिंता करता है दुनिया के भले के बारे में, कलेक्टिव गुड के बारे में। यू डेवलप एन इंस्टेंट ग्लोबल कॉन्शियसनेस। एक एस्ट्रोनॉट हैं अपोलो 14 के, जिनका नाम है एडगर मिशेल। वो कहते हैं यू डेवलप एन इंस्टेंट ग्लोबल कॉन्शियसनेस। जैसे ही आप अंतरिक्ष में जाते हो, एक इंस्टेंट झटके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपके अंदर में ग्लोबल कॉन्शियसनेस आ जाती है। एन इंटेंस डिससेटिस्फैक्शन विद द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। और अचानक से आप धरती पर इतनी बुराई है, इतनी लड़ाई है, इतना हेट्रेड है, उस चीज़ के लिए आपको डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है और वो बहुत इंटेंस गुस्सा लगने लगता है कि क्यों लोग हेट करते हैं एक दूसरे को। एंड कंपल्शन टू डू समथिंग अबाउट इट। और खाली इतना ही नहीं, जैसे कृष्णमूर्ति कहा करते थे कि जब तुम्हें दिखाई देता है दुनिया में हेट्रेड है तो उसके लिए कुछ करो। एक औरत आई थी, वो अपने बचपन की और अपने बच्चों के, उसके हस्बैंड ख़त्म हो गए थे, उसके बारे में रो रही थी और वो बोलती तुम अपने बच्चे से प्यार नहीं करती। मुझे बड़ा अजीब लगा, उसने पाला पोसा, बच्चों को बड़ा किया, लेकिन वो बोलते अपने बच्चों से प्यार नहीं करती। वो बोलते हैं अगर तुम बच्चों से प्यार करती हो तो दुनिया में कुछ ऐसा करो कि दुनिया में प्यार फैले। तो ये लोग भी कुछ करना चाहते हैं वापस आने के बाद, ताकि दुनिया में अच्छाई फैले। एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम आउट देयर ऑन द मून, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लुक सो पिटी। एस्ट्रोनॉट एडगर बोलते हैं कि जब वहाँ चांद से देखो धरती को, तो ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, रशिया, इन सब की लड़ाइयाँ, ये सब चीज़ें कितनी छोटी लगती हैं। यू वॉन्ट टू ग्रैब पॉलिटिशियन बाय हिज स्कार्फ ऑफ द नेक एंड ड्रैग हिम टू अ क्वार्टर ऑफ अ मिलियन माइल्स आउट एंड से लुक एट दैट एंड यू सन ऑफ अ बिच। गुस्सा इतना आता है, मन करता है ये जो बड़े बड़े पॉलिटिक्स जो लड़ाइयाँ वॉर कराते हैं, उनको गर्दन में स्कार्फ को घसीट के ले जाओ ऊपर, क्वार्टर मिलियन माइल्स दूर, ऊपर चांद के पास, धरती से दूर, और दिखाओ, देखो, देख रहे हो तुम इस धरती को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। गाली देने का मन करता है, बहुत स्ट्रांग इमोशन आता है। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज ओवरव्यू इफेक्ट। इस रिएक्शन का एक नाम है, ओवरव्यू इफेक्ट। शायद यही कल हुआ था जब हम लोग बात करते 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 रिजोल्यूशन पे आ गए थे। इसके पहले जब हम लोग की बहस हुई थी तो ब्लास्ट हो गया था, 2 दिन तक लड़ाई चलती रही दीदी के साथ। लेकिन कल की लड़ाई धीमे धीमे इंडिविजुअल मिस्टेक से हम लोग आ गए एक जनरल एक्सपेक्टेशन से कि क्या एक सेन दिमाग, एक सेन बच्चा, एक सेन फैमिली, एक सेन पेरेंट्स एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना कि इंडिविजुअल मिस्टेक्स। शुरुआत हुई थी इंडिविजुअल मिस्टेक से, लेकिन धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पर कि कैसे हम एक ओवरव्यू इफेक्ट ले सकें। ओवरव्यू इफेक्ट मतलब दूर से चीज़ों को देख सकें। द एस्ट्रोनॉट हु डिस्क्राइब्स इट मोस्ट विविडली टू मी इज स्पेस शटल कमांडर जेफ एशबे। और जिसने इस चीज़ को बहुत अच्छे से, सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, वो हैं जेफ एशबे, जो एक स्पेस शटल के कमांडर हैं। ही रिकॉल्ड that the first time he looked back at the earth from outer space, it changed him forever। और वो कहते हैं जब मैं पहली बार धरती पर ऊपर से देख रहा था,
उसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। आप लोगों ने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया ना, चेंज्ड फॉर एवर। जैसे मैंने जब योग वशिष्ठ पढ़ा, उसके बाद से आई एम चेंज्ड फॉर एवर। फिर जिनोगा आई तो सेकेंड चेंज्ड फॉर एवर था। नहीं हुआ ना? तो बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें बदलती हैं लेकिन एक पॉइंट नहीं होता, बट यू स्टिल फील दैट देयर हैज़ बीन चेंज इन योर लाइफ। एशबे कहते हैं, जेफ एशबे, स्पेस शटल कमांडर, ऑन अर्थ astronauts look to the stars. Most of us are star fanatics. But in space, the stars look the same as they do on the earth. ये जो धरती पर जब हम होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स हमेशा स्टार्स को देखते हैं। हम सब स्टार्स के फेनेटिक्स हैं, हम पागल हैं उसको वहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन स्टार्स लुक द सेम एज दे डू ऑन अर्थ। लेकिन जब आप स्पेस में होते हो तो स्टार्स वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे धरती से दिखाई देते हैं। वॉट इज़ सो डिफरेंट इज़ द प्लानट, द पर्सपेक्टिव दैट इट गिव्स यू। लेकिन जो अलग है, धरती पर तो आप अपनी ज़मीन पे रहते हैं और अपने आसपास के लोगों को अपना फील करते हैं, लेकिन ऊपर से आप एक पूरे सिंगल प्लैनेट को देखते हैं और वो देता है पर्सपेक्टिव, एक नया देखने का तरीका। माई फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस वॉज अबाउट 15 minutes into my first flight. And when I looked up from my checklist and suddenly we were over the lit part of the earth with our windows facing down. तो जेफ कहते हैं, मेरा पहला झलक ग्लिम्प्स धरती को देखने का था 15 मिनट के बाद। जब हम लोग फ्लाइट से ऊपर पहुँचे 15 मिनट बाद हमको दिखाई दिया। लेकिन शुरू में तो अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन अचानक से जब हम जहाँ पर सूरज की रोशनी गिरती है, धरती का लिट पार्ट, जब उसको देखना शुरू किया तब कुछ बदला। बिलो मी वॉज द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। मेरे नीचे एक बड़ा सा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट था। एंड इट वॉज मूविंग बाई मच एज सिटी वुड मूव बाई फ्रॉम द एयरलाइन सीट्स। और धरती ऐसे मूव कर रही थी जैसे आप हवाई जहाज़ में बैठो और नीचे ज़मीन फटाफट फटाफट पीछे चली जाती है। सर्कलिंग द एंटायर प्लानट इन 90 minutes, यू सी दैट थिन ब्लू आर्क ऑफ द एटमोसफियर। आप पूरे के पूरे प्लैनेट को 90 मिनट में एक चक्कर काट लेते हो और उसमें आप देखते हो एक पतला सा नीले रंग का आर्क, एक बहुत जैसे पॉलीथीन होती है ऐसे एक झिल्ली की टाइप का दिखाई देता है एटमॉस्फेयर का कवर। वो एटमॉस्फेयर का कवर के नीचे जितने लोग हैं वो तो ज़िंदा रहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन है, ऊपर नहीं रहेंगे। Seeing how fragile the little layer is in which all of the mankind exists, you can easily from the space see the connection between someone on one side of the planet to someone on the other. और जब आप ये देखते हो कि वो पतली सी एटमॉस्फेयर की लेयर है जो कि बहुत फ्रेजाइल है, आजकल जो गर्मी आ रही है कहते हैं उसी लेयर में होल हो गया है जिसकी वजह से पूरा एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब्ड हो गया है। तो कह रहे हैं जब आप उस लेयर को देखते हो तब आपको बहुत साफ साफ दिखता है कि उस लेयर के नीचे जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे के साथ कितना स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। एंड देयर आर नो बॉर्डर्स एविडेंट, और आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देता बॉर्डर्स। सो इट अपीयर्स एज जस्ट दिस वन कॉमन लेयर दैट वी ऑल एग्जिस्ट इन। तो ऊपर से साफ दिखता है कि ये एक सिंगल कॉमन लेयर है जिसमें सारे ह्यूमैनिटी जिंदा है, जीती है। ये जेफ एशबे ने लिखा। When you get to see an overview of the earth from the outer space, you realize you share a common identity with all human beings. ऑथर कहते हैं एडम ग्रांट कि जब आप धरती को दूर से देखते हो, एक ओवरव्यू मिलता है, तो आप रियलाइज़ करते हो कि आपकी आइडेंटिटी इंसान की है, किसी देश की नहीं, किसी जात की नहीं, एक ह्यूमन बीइंग की। I wanted to create a version of the overview effect for the baseball fans. तो ऑथर कहते हैं मैं भी चाहता था क्योंकि मैंने देखा था रेड सॉक्स और यांकीज़ में इतनी हेट्रेड है, तो ऐसे ही बेसबॉल फैंस में भी क्या हम लोग ऐसा कुछ ओवरव्यू डाल सकते हैं ताकि वो लोग भी अपने आप को बजाय टीम के एक इंसान की तरह देख सकें। There is some evidence that common identity can build bridges between rivals.
और मैंने ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर रहा हूँ, इसका आधार भी है। इसको हमने पढ़ा है कि अगर आप लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी ले आए, जैसे यहाँ पर श्रीश हैं, गरिमा हैं और आप हैं। कल ही मैं देख रहा था, ऐसे बहुत परेशान हो गए थे हम सब के सब, मेरा और तुम्हारा हो गया था, तो उसमें हमारी आइडेंटिटी डिस्टर्ब्ड हो गई थी। जैसे श्रीश लग रहा था कि हमारा बेटा है और गरिमा लग रही थी किसी और की बेचारी लावारिस बेटी है। तो वो जो लॉस हुआ था वो आइडेंटिटी का लॉस था। ऑथर कह रहे हैं कि अगर आपने कॉमन आइडेंटिटी बना दी तो लोगों के बीच में, राइवल्स के बीच में, दुश्मनों के बीच में भी एक ब्रिज बन सकता है। इन वन एक्सपेरिमेंट, साइकोलॉजिस्ट्स रैंडमली असाइंड मैनचेस्टर यूनाइटेड सॉकर फैंस अ शॉर्ट राइटिंग टास्क। तो इस एक्सपेरिमेंट में बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। साइकोलॉजिस्ट्स ने रैंडमली मैनचेस्टर यूनाइटेड सॉकर फैंस को, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो फुटबॉल फैंस हैं, उनको कुछ लिखने का टास्क दिया। क्या टास्क दिया? देन दे स्टेज्ड एन इमरजेंसी इन विच पासिंग रनर स्लिप्ड एंड फेल। और उसके बाद एक नकली चीज़ की, फुटबॉल की टीम में सामने दिखाया एक बंदे को दौड़ रहा है और अचानक से स्लिप हो गया, चोट लग गई उसको। स्क्रीमिंग इन पेन एज ही हेल्ड हिज एंकल। और झूठ मूठ का, अरे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे पैर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, मेरा पैर टूट गया। पहले पब्लिक से कुछ लिखवाया, उसके बाद नीचे सॉकर के मैदान में, फुटबॉल के मैदान में एक बंदे को ऐसे दौड़ाया, फिसलाया, चोट लगाया, वो चीख रहा है। He was wearing the t-shirt of their biggest rival and the question was whether they would stop to help him. और वो आदमी जो कपड़ा पहना था वो अपने दुश्मन टीम का पहना हुआ था। अब सवाल ये था कि क्या वो उसको हेल्प करने के लिए रुकेंगे? मैं इंडिया का हूँ और मुझसे कुछ लिखवाया गया, उसके बाद सामने एक पाकिस्तान के प्लेयर को दौड़ाया गया और वो गिर गया, क्या मैं उसको हेल्प करने के लिए रुकूंगा? If the soccer fans had just written about why they loved their team, only 30% helped. अच्छा, रैंडम लोगों को अलग अलग चीज़ें दी गई थी। अगर एक बंदे को ये लिखने के लिए दिया गया कि बताओ तुम अपनी टीम को क्यों प्यार करते हो, मैं इंडिया को क्यों प्यार करता हूँ, तो केवल 30% लोगों ने हेल्प किया। मतलब 100 में से जिन लोगों ने भी ये लिखा कि मैं अपनी टीम को क्यों प्यार करता हूँ, तो केवल 30 लोग उसमें से रुके उस बेचारे आदमी को हेल्प करने के लिए। इफ़ दे हैड रिटन अबाउट व्हाट दे हैड इन कॉमन विथ अदर सॉकर फैंस, 70% हेल्प्ड। लेकिन मान लो 100 ऐसे लोग जिनको ये पूछा गया था कि आप और उस दोनों टीम के बीच में क्या कॉमन है, ऐसे लोगों को में से 70% लोगों ने हेल्प किया। मतलब अगर मैं आपको कुछ नहीं करता, कल की लड़ाई के बाद दोनों को अगर मैं करा पाता, चिट्ठी लिखवाता, एक आर्टिकल कि बताओ कि एक भाई बहन के बीच में क्या कॉमन चीज़ें हैं। बल्कि कल मेरे साथ हुआ, कल जब वैभव ने वहाँ पर बोला, बड़े पापा आप लोग कॉमन चीज़ क्यों नहीं खोज रहे हैं दीदी के साथ, कॉमन ग्राउंड क्यों नहीं खोज रहे हैं? उस कॉमन ग्राउंड से मेरे दिमाग में एक तरह का ब्रेक लगा। जो भी पर्सनल अटैक्स हो रही थी उस पर एक्चुअली ब्रेक लगा और मुझे लगा कि अरे आखिर मैं क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ कॉमन ग्राउंड्स की तरफ। इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन अगर कुछ सोचता है तो उसके तुरंत बाद उसके ऊपर असर पड़ता है। आप जानबूझते नहीं, जानबूझ के कुछ नहीं करते, खाली कुछ सोचा उसके बाद जो एक्शन कर रहे हैं उस पर। When Tim and I tried to get Red Sox and Yankees fans to reflect on their common identity as baseball fans, it didn't work. लेकिन बोलते हैं मैं और टिम दोनों मिलकर के जब रेड सॉक्स और यांकीज़, मतलब इंडिया और पाकिस्तान जैसे लोग हैं, उनके बीच में कॉमन आइडेंटिटी की चीज़ें खोजना शुरू किया कि बताओ तुम लोग दुश्मन क्यों हो, तुम लोगों के बीच में क्या कॉमन चीज़ें हैं, तो हम लोग बहुत उसमें हेल्प नहीं ले पाए, बहुत कुछ काम नहीं किया उसने। यांकीज़ के साथ किया, रेड सॉक्स ने किया? ट्राइड नहीं, दोनों के साथ किया। दोनों को बोला कि आप रिफ्लेक्ट करो कि आप लोगों के बीच में कॉमन चीज़ क्या है। दे डिडंट एंड अप विथ मोर पॉजिटिव व्यूज़ ऑफ वन अनदर और ग्रेटर विलिंगनेस टू हेल्प वन अनदर आउटसाइड इमरजेंसी सिचुएशन। इन लोगों से लिखवाया दूसरी टीम के बारे में, अपनी टीम के बारे में,
कि बताओ उनके अंदर क्या अच्छाई है, तुम्हारे और उनके बीच में क्या कॉमन चीज़ है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के लिए पॉजिटिव व्यूज़ नहीं लाए। ये ऐसा ही है जैसे कि कल लड़ाई होए और मैं आप लोगों से बोलूँ इधर आओ श्रीश, बताओ तुम्हारी दीदी जो तुमसे लड़ रही है उसके अंदर क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो श्रीश बोले हैं कुछ नहीं पॉजिटिव, एंड वाइस वर्सा गरिमा भी यही करें। ऐसा कुछ हुआ। शेयर्ड आइडेंटिटी डजेंट स्टिक इन एवरी सर्कमस्टांसेस। ये हर जगह काम नहीं करती। शेयर्ड आइडेंटिटी सब जगह काम नहीं करती। इफ़ अ राइवल फैन हैज़ जस्ट हैड एन एक्सीडेंट, थिंकिंग अबाउट कॉमन आइडेंटिटी माइट मोटिवेट अस टू हेल्प। कि अगर मैं खुद किसी एक्सीडेंट में गिर चुका हूँ तो वो मुझे हेल्प करेगा। ऐसे नहीं, बहुत बार हम लोग बोलते हैं तुमने झेला हो तो तुम्हें पता चलेगा। जैसे अभी श्रवण आया, श्रवण वहाँ सुबह से काम कर रहा है और हम बोलें कि तुमने क्या किया सुबह से, बस मौज ही तो है, वहाँ काउंटर पे बैठे हो, एसी में बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो। लेकिन अगर मैं इनके साथ सुबह से बैठा हूँ तब मैं इनको बोलूँगा नहीं यार उन्होंने काम किया। तो आप सामने वाले को एक्सीडेंट में, अगर वो आदमी एक्सीडेंट में है और आप दुश्मन खेमे से हो तो आप हेल्प नहीं करोगे। मान लो शिरीष और गरिमा में हो गई लड़ाई, दोनों हो गए दुश्मन एक दूसरे के, और हमने कहा दोनों को कुछ पॉजिटिव चीज़ें लिखो एक दूसरे की, लिख लिया। फिर बोला बताओ, नहीं एक दूसरे की पॉजिटिव निकाल पा रहे हैं। लेकिन शिरीष के पैर में मोच आई और फिर उसके 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद गरिमा के पैर में मोच आई। तब शायद शिरीष गरिमा की अच्छाइयों को देखना चाहे, देख सके, क्योंकि वो मोच कॉमन ग्राउंड हो जाता है। If he is not in danger or dire need, though, it's too easy to diminish him as just another jerk or not our responsibility. We both loved baseball. The Red Sox supporter commanded the Yankees fans just like the wrong team. और अगर मैं किसी खतरे में नहीं गया हूँ या किसी डायर नीड में नहीं रहा हूँ तो मैं कहूँगा गिर गया तो गिर गया, वो मरे, इज़ जस्ट अ जर्क। हम यहाँ पर उसको हेल्प करने नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं टीम को देखने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए, मरे तो मरे। ऐसा लोगों का रवैया होगा। Another stated that their shared love for baseball had no effect on his opinions. The Yankees suck and their fans are annoying. और वहीं पर कुछ लोग ये भी करते हैं कि मरे 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 तो मरे, ये तो हैं ही बर्बाद। जैसा कि हमारे घर में बहुत से लोग हैं, जो आदमी आपको बहुत हेट करता है, आपको जब चोट लगेगी तो क्या बोलेगा, अच्छा ही हुआ मर रहा है तो मर रहा है। हम तो चाहते ही थे ये चीज़ ऐसा हो। बल्कि तो पहले कह रहा है कि कॉमन ग्राउंड जब हुआ तो कह रहे थे हम दोनों को बेसबॉल पसंद है, लेकिन बस सामने वाले को गलत टीम का बेसबॉल पसंद। राइट। तो ये था हाइपोथेसिस 1, जहाँ पर अगर आप एस्ट्रोनॉट की तरह दूर से चीज़ों को देख सकें, लेकिन दूर से चीज़ों को देखने के लिए क्या काबिलियत चाहिए, कैसे आप चीज़ों को दूर से देख पाओगे? पेशेंस और राइटिंग, वॉकिंग। जब आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपका एनर्जी माइंड से हट करके बॉडी में आता है। तो जो थॉट्स में आप खो रहे थे, ब्लैबर कर रहे थे, वो हट करके एक ऑब्जर्वेशन बनता है। ऐसे ही होता है जब आप सेजेस को पढ़ते हो, रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, ऐसे लोगों को सुनते हो तो आप दूर से चीज़ों को देखते हो। तो ये हेल्प करेगा आपको। मैं अपनी फैमिली में बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आज मुझे हो गए हैं 47 साल, तो वो तो मुझसे और कम से कम 10 साल बड़े होंगे। मेरे कुछ कज़न्स हैं, तो आपस में भाई बहन 50 साल, हाँ 50 साल के हो गए। जब से मैं जानता हूँ उनको, पिछले 30 साल से, वो आपस में बात नहीं करते, दुश्मन हैं, सगे भाई बहन। मैंने अपने घर में मामा को और मम्मी को देखा है। जो सबसे बड़े मामा हैं उनके पास नानी रहती थी। नानी जब मर गई तो अपनी माँ को देखने ही नहीं गई, मम्मी गई नहीं, क्योंकि वो मामा के घर में थे और मामा को मम्मी हेट करती थी।
जबकि बचपन में तो ढेर सारे खेल खिलौने एंजॉय किए होंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग हेट्रेड ख़त्म नहीं कर पाते? क्योंकि ये जो ओवरव्यू इफ़ेक्ट है, क्या है ओवरव्यू इफ़ेक्ट? चीज़ों को दूर से देख पाना, ये नहीं ला पाते। तो हाइपोथेसिस 1 यही था कि हम सब आर नॉट इन अ लीग ऑफ देयर ओन। हम सबको लगता होगा नहीं हम सब अलग अलग कुछ हैं यार, हम हिंदू हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम अलग अलग ग्रुप में हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको सोचना पड़ेगा। दूसरी हाइपोथेसिस भी मैं चाहता हूँ आज ख़त्म कर दें, फिर कल हम तीसरी हाइपोथेसिस लेंगे। यह हाइपोथेसिस जानते हैं क्या है? यह हाइपोथेसिस है अगर आप किसी को हेट करते हैं, किसी आइडिया को, किसी इंसान को या किसी ग्रुप को, तो उसको कैसे कम करें, कैसे ख़त्म करें। ये वो हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब एक तरीका है, आप चाहें तो उसको यूज़ कर लें, नहीं यूज़ करेंगे तो आपकी मर्ज़ी। ये माइंड का एक तरीका है। जो भी मैं ज़नोगा में पिछले 20 साल से 25 साल से कर रहा हूँ, वो माइंड के अंदर ही तो चलता है खेल। हम जब किसी से बात करते हैं, कोई अचानक से अच्छा लगता है, किसी के साथ हमने कुछ गलत किया और रियलाइज़ करते हैं, वो सब माइंड का ही तो खेल है। जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं वो सब हाइपोथेसिस से हुई हैं। बल्कि आज ही एक मैंने नई हाइपोथेसिस बनाई है बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, कि अगर आप अपने करियर को पीक पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है एग्ज़ाम के लिए पढ़िए, बोर्ड के लिए, सबके लिए पढ़िए, लेकिन अपने लीजर के लिए पढ़िए। लीजर मतलब अपने एन्जॉयमेंट के लिए। एक्स्ट्रा बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आप पढ़ रहे हैं, अगर मैंने मेडिकल की बुक्स पढ़ा और मैं कोई और बुक पढ़ रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी की, उसको पढ़ने में मुझे मज़ा आता है, मेडिकल की बुक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आता, तो मैं इसमें अच्छा होऊंगा ही नहीं। मुझे इसी में रिलेटेड एन्जॉयमेंट की बुक्स खोजनी पड़ेगी। बहुत सालों बाद मुझे, जब मैंने किताबें खुद से ख़रीदना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि ऐसी भी किताबें हैं जो मेरा मेडिसिन के साथ में रिलेशनशिप फ़न वाला कर सकती थी। बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो लोग भी, इनफैक्ट अब जो किताबें मैं पढ़ रहा हूँ वो सब ऑथर्स ने लिखा है, और जो स्कूल्स में किताबें आती हैं, इन्हीं ऑथर्स की बुक्स में से एक एक हिस्सा निकालते हैं, उसको चैप्टर बनाते हैं, और उस चैप्टर में से क्वेश्चंस निकालते हैं, फिर आंसर निकालते हैं। पूरी इंग्लिश क्या है, नॉवेल्स में से चैप्टर्स निकाल करके आपको दे दिया जाता है। तो जब तक आप जिस भी सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, आप स्टॉक में जाना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, आप फिल्मों में जाना चाहते हैं, दोनों चीज़ करिए। आप घुसिए, उस रेस में भी घुसिए जहाँ पर बाकी बच्चे कॉलेज में, बेस्ट कॉलेज में जा रहे हैं। उससे आपको एनवायरनमेंट मिलेगा अपने टाइप के बेस्ट लोगों के साथ रहने का, लेकिन साथ ही साथ मेरे साथ नहीं हुआ इसको, क्योंकि पापा को कभी लगता नहीं था कि एकेडमिक्स की बुक, एग्ज़ाम्स की बुक्स के अलावा कोई और बुक पढ़ना चाहिए। लेकिन आज मैंने अंशुल के साथ में एक पॉडकास्ट किया, तो उसने बताया कि मैं तो IIT से हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग किया, लेकिन मैं फिर भी, उसने केमिकल इंजीनियरिंग परस्यू नहीं किया। बीटेक करने के बाद भी उसने परस्यू किया सॉफ्टवेयर को, क्योंकि वो केवल एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ा था। तो जो कृष्ण भगवान की बात है कि कर्म के फल की चिंता किए बिना काम करो, वो भी एक तरह से यही है। आप कर्म का फल, एग्ज़ाम्स में नंबर पाने के लिए अगर आप पढ़ते हो, तो आप बहुत देर तक उसको याद भी नहीं रख पाओगे, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट्स आपको याद नहीं है। अब ये छोटी सी बात है कि अगर आप दूर चले जाते हो, स्पेस में चले जाते हो, तो धरती को लोग देखते हो, तो आप पूरी धरती के सब लोग एक जैसे दिखाई देते हैं। ये तब थोड़ी याद आता है जब घर में लड़ाई होती है। ओवरव्यू इफेक्ट तब थोड़ी याद आता है। ओवरव्यू इफेक्ट आपको फैमिली में हेल्प कर सकता है, आपके कंपनी में जब आप लेक्चर देते हो, या कंपनी के लिए पॉलिसी बनाते हो, या देश के लिए कोई नियम कानून बना रहे हो, बिल पास करा रहे हो, वहाँ पर ओवरव्यू इफेक्ट काम करता है। तो ये पहला हाइपोथेसिस है। दूसरा हाइपोथेसिस है हेट्रेड को ख़त्म करने का, फीलिंग्स फॉर आवर फोज। फीलिंग फॉर आवर फोज, महसूस करना अपने दुश्मनों के लिए। आई नेक्स्ट टर्न टू द साइकोलॉजी ऑफ पीस। बोलते पहले तो मैंने कोशिश किया कि यांकीज़ और रेड सॉक्स, मतलब इंडिया पाकिस्तान की टीम को दोस्ती कराने का, उनके फैंस को नहीं करवा पाया, तो मैंने फिर साइकोलॉजी ऑफ पीस की तरफ मुड़ा। ईयर्स अगो द पायनियरिंग साइकोलॉजिस्ट एंड होलोकॉस्ट सर्वाइवर हर्ब केलमैन
set out to challenge some of the stereotypes behind the Israel-Palestine conflict by teaching the two sides to understand and empathize with one another. इस समय पता है आपको ना, वॉर चल रही है इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में। देखा है ट्विटर पे फ़ोटोज़ आते हैं, वीडियोज़ आते हैं, वो अपने बच्चों के टॉयज़ को, गुड्डे गुड़िया को तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं, घरों में जाकर के सामानों को मिलिट्री वाले एक दूसरे के खेमे में जाकर कर रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है हर्ब केल्मन, जो यूनिक नया काम किया है पहली बार उन्होंने, प्लस ये हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर भी हैं। हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर कौन होता है देवांश? वो जब नाजीज लोगों ने वो किया था इन लोग को मास में जब मारे, हाँ, उसका सर्वाइवर है ये। हिटलर ने भट्टियाँ बनवाई थी इसमें एक साथ 100 200 500 लोगों को धक्का मार के फेंकता था, कहता जाओ तुम मरो। गोली नहीं मारता था उनको, क्योंकि गोलियां महंगी पड़ जाती थी उसको मारने के लिए, लाखों लोगों को मरवाना था वो टाइम। हॉलोकास्ट, उसको बोलते हैं हॉलोकास्ट। तो ये उसमें भी थे, ये हर्ब केल्मन उसमें भी सर्वाइव कर चुकी। उन्होंने इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में ऐसी दुश्मनी है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी है, वहाँ पर भी स्टीरियोटाइप्स हैं, मतलब लोगों के बीच में वैमनस्य है। उसको ठीक करने के लिए दोनों साइड में दिखाया सिखाया कि कैसे आप एम्पैथाइज़ कर सकते हो। एम्पैथाइज़ मतलब कैसे आप दया दिखा सकते हो, प्यार दिखा सकते हो। ये आदमी थे। ही डिज़ाइंड इंटरेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप्स in which influential Israeli and Palestine leaders talked off the record about path to peace. इसमें इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप्स किए। वर्कशॉप मतलब जैसे आप गए किसी ग्रुप में, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं उसमें सीखने के लिए। तो यहाँ पर ये वर्कशॉप्स डिज़ाइन करते थे, इंटरेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप्स, जहाँ पर लोग एक दूसरे से बात करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और इसमें बड़े बड़े इज़राइल के और फ़लस्तीन के नेता आते थे और वो बात किया करते थे कि कैसे हम आपस में पीस बना सकें। फॉर ईयर्स दे केम टुगेदर टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव, एड्रेस वन अनदर्स नीड एंड फियर्स एंड एक्सप्लोर नॉवेल सॉल्यूशंस टू द कॉन्फ्लिक्ट। सालों से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपस में एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने अपने नज़रिए को शेयर करें और अपनी ज़रूरतें और डर को बता सकें एक दूसरे को। एक्सप्लोर नॉवेल सॉल्यूशंस, और कुछ नया सॉल्यूशंस खोजें इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए। ओवर टाइम द वर्कशॉप्स डिडंट जस्ट शैटर स्टीरियोटाइप्स, सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंडेड अप फॉर्मिंग लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स। ये काम एक आध दिन नहीं चला, सालों साल चला, और धीमे धीमे इससे केवल स्टीरियोटाइप जो एक दूसरे के लिए मन में बैठा हुआ दुश्मनी था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। खाली इतना नहीं हुआ, वो तो हुआ ही, इसके अलावा कुछ पार्टिसिपेंट तो एक दूसरे के बहुत अच्छे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बन गए, उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। ह्यूमनाइजिंग द अदर साइड शुड बी मच ईजियर इन स्पोर्ट्स बिकॉज द स्टेक्स आर लोअर एंड द प्लेइंग फील्ड इज़ मोर लेवल। जो दूसरी तरफ लोग हैं ना, वो इंसान हैं, लेकिन हम उनको इंसान की तरह नहीं देखते। हम बोलते हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान क्या है? एक मिट्टी है, एक ज़मीन है, एक दीवार है, लेकिन हम जिसको बोल रहे हैं पाकिस्तानी वो एक इंसान है। तो ऑथर कह रहे हैं ह्यूमनाइजिंग द अदर साइड शुड बी मच ईजियर इन स्पोर्ट्स। आप सामने वालों को इंसान की तरह देखें, ना कि किसी देश की तरह। ये आसान है स्पोर्ट्स में, क्योंकि यहाँ पर स्टेक्स लो हैं। स्टेक्स लो है मतलब दाव पे ही लगा। अपना नहीं लगा हुआ है, नहीं, तो स्पोर्ट्स में स्टेक लो क्यों है? इसमें खाली उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं। और इसमें तो जाने ले रहे हैं इजराइल। हाँ, इजराइल, यहाँ तो लड़ाई चल रही है और वहाँ खेल में तो खाली हार जीत हो रही है। हाँ। और यहाँ पर स्पोर्ट्स में प्लेइंग फील्ड इज़ मोर लेवल, इसका क्या मतलब है? दोनों का एक लेवल पे रहता है। नहीं पता आप लोगों को? अनिल बताओ। प्लेइंग फील्ड इज़ मोर लेवल, इसका क्या मतलब होता है? आज एक मैंने वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, इसमें दिखाते हैं शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और जनरल कैटेगरी, आप कैसे उनको हेल्प करते हैं, कैसे आप उनको एडमिशन देते हैं। तो सामने पड़ा हुआ है कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और कुछ खाने के लिए रखा है, समोसा वमोसा रखा है।
तो जो शेड्यूल कास्ट आदमी है उसके लिए तो हम उठा करके अपने गिलास में डालकर उसको देते हैं, लीजिए लीजिए पी लीजिए पी लीजिए, उसके मुंह तक ले जाते हैं, लीजिए लीजिए। और जो ओबीसी है उठाकर बोतल दे दिया, पी लो। और जो जनरल कैटेगरी का आदमी होता है, चुप रहो, अभी देंगे तुमको बाद में। ये चलता है ना, रिजर्वेशन चल रहा है। अच्छा, फिर और नेक्स्ट खाने का बारी आया, समोसा देने का, तो उठाया, चटनी में डुबो करके शेड्यूल कास्ट को खिलाया गया। और जो वो था उसको समोसा दे दिया गया, लो अपने आप चटनी में लगा के खा लो। और जो जनरल कैटेगरी बोलता है हमको भी दे दो, हम तो उठा करके फेंक दिया, लो वो नीचे गिर गया बेचारा, उठा करके अपना खा लिया। ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं? क्यों रिजर्वेशन कर रखा है शेड्यूल कास्ट के लिए और ओबीसी के लिए, और जनरल कैटेगरी को इतना बेकार तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? क्यों? प्लेइंग फील्ड लेवल पे नहीं है। क्यों? क्या है प्लेइंग फील्ड और लेवल के कैसे नहीं? इक्वल राइट सबको मिलना, मतलब तो ये तो गलत है ना, हाँ, ये गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो क्यों रिजर्वेशन दे रहे हैं अनिल? ये दीदी बता रही थी, जब जैसे एसबीआई पीओ में बता रही थी, जो मुझे नहीं पता वो क्या कास्ट सिस्टम होता, मुझे कुछ नहीं पता, जो अब जिसको खाना फेंक के मिला है उसको ज़्यादा, जनरल कैटेगरीज हम लोग हैं, हम लोग को खाना फेंक के मिला एक तरह से। हमें फेंक के मिला है, हाँ, तो फिर हम कम कमा रहे हैं। पहले के टाइम नहीं, मतलब पहले के टाइम पे ये होता था, जैसे एससी एसटी और ओबीसी लोग होते हैं, इनको एक तरीके से ये बोला जाता है कि अछूत है ये। तो इसके बाद जो अंबेडकर जी, इन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी वो भी किया था। अंबेडकर जी थे ना, उनकी वजह से ये चीज़ शुरू हुई थी कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि पहले उनको बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया उनके जाता पास था। right जैसे अभी जनरल लोग करे जाए वैसे पहले उनको किया जाता था। इवन इससे भी बुरा करते थे। तुम ओबीसी हो कि एससी हो कि जनरल कैटेगरी में? ओबीसी हो ना, निकालो इसको यहाँ से। घर में बिजली का बिल कितना आता है? कोई बिजली नहीं, बिजली है ही नहीं। अच्छा, कार है? कार है? मोटरसाइकिल है? और खाने में सलाद वलाद खाते हो? इस समय भी ज़्यादातर एससी एसटी और ओबीसी बहुत गरीब हैं, बहुत ज़्यादा लोग गरीब। भी हैं। ज़्यादा लोग नहीं हैं, ज़्यादा गरीब हैं। और सरकार ने तो ये बना देते हैं हम उनकी ज़मीन नहीं ले सकते हैं। नहीं, अभी भी आप समझे नहीं हैं। ये जो वर्ड बोला गया ना, प्लेइंग फील्ड इज़ मोर लेवल, इसको समझिए पहले। इसी को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, आपका कहना सही है। वो इसलिए क्योंकि पुराने ज़माने में जो गरीब लोग होते थे, ख़ास तौर से एससी एसटी और ओबीसी हुआ करते थे, वो इतने गरीब थे कि जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए वो इनको बेवकूफ़ बना के इनकी ज़मीन हथिया लेते थे, तो ये और गरीब हो जाते थे। इसीलिए आप एससी एसटी की ज़मीन खाली एससी एसटी ही खरीद सकता है। ऐसे नियम कानून बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि सब बराबर एक ही लेवल से पढ़ें, एक ही लेवल से आगे बढ़ें। अब एक बेचारा श्रवण है, ये दिन भर तो बैठा है वहाँ पर, धूप में काम कर रहा है, और शाम को आप इससे इम्तिहान लोगे अगर कोई कंपटीशन हो रहा है, और आप लोग दिन भर में बैठे हैं एसी में, और शाम को आपका इम्तिहान लिया जाए तो कौन ज़्यादा नंबर पाएगा? आई, तुम पढ़ोगे तब तो पाओगे। हाँ, जैसे 12th फेल में तो वो दिन भर काम करने के बाद भी पास हो गए। इसी चीज़ को बराबर करने के लिए इसको बोलते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड कर रहे हैं, कि वो बेचारा पीछे है, थोड़ा आगे कर दो, सही सारी सुविधा देकर के। ये रिजर्वेशन दे करके। क्योंकि अभी आज मैंने एक चीज़ पढ़ी, एकदम नई चीज़ पढ़ी। केरला में औरतों के ऊपर जो अटैक वगैरह होते हैं, क्राइम होता है, वो यूपी से ज़्यादा है। पता है क्यों? है कम, लेकिन वो रजिस्टर होता है। जितनी भी क्राइम्स होती हैं वो लिखी जाती हैं। और वो क्यों लिखी जाती हैं? क्योंकि वहाँ पर औरतों की जनसंख्या ज़्यादा है पुलिस में। तो एक पुलिस ऑफिसर अगर औरत है, मैं भी औरत हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो जाकर बता सकती हूँ। यहाँ पर यूपी में ज़्यादातर आदमी पुलिस ऑफिसर हैं, तो एक बेचारी औरत जाके बताती नहीं। इसीलिए औरतों की एक रिजर्वेशन बना रखा है जॉब्स में कि इनको भर्ती करो धीमे धीमे। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड कर रहे हैं कि मैदान बराबर कर रहे हैं। जैसे बहुत बार आप लोग खेलते हो बैडमिंटन और हवा यहाँ से यहाँ जा रही है, आप बोलो मैं इस तरफ खड़ा रहूँगा, सामने उधर खड़ा रहे, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ। इस सेंस में क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है प्रॉपर में? गेम्स में
ज़्यादा आसान है, आप 12 प्लेयर वहाँ से लो, 12 प्लेयर यहाँ से लो, अपने अच्छे 12 को वहाँ से ले आए, 12 को यहाँ से ले आए, प्लेइंग फील्ड बराबर है। लेकिन अगर वैसे देखो, एक इंडिया इतना बड़ा है, पाकिस्तान इतना छोटा है, तो कहेंगे वो ज़्यादा लोग हैं, हमारे ऊपर गलत कर रहे हैं। आई स्टार्टेड विथ अनदर ऑफ द बिगेस्ट राइवलरीज इन स्पोर्ट्स, यूएनसी ड्यूक। ऑथर कहते हैं मैंने एक दूसरे ग्रुप को लिया, उसके भी बीच में बहुत दुश्मनी है। उस ग्रुप का नाम है यूएनसी और दूसरा है ड्यूक। यूएनसी और ड्यूक के बीच में दुश्मनी है। आई आस्क्ड शेन बैटियर हु लेड ड्यूक to an NCAA basketball championship in 2001 what it would take for him to root for UNC. ऑथर कह रहे हैं मैंने शेन बैटियर जो कि ड्यूक टीम के कप्तान थे, लीड कर रहे थे बास्केटबॉल चैंपियनशिप में 2001 में, मैंने उनसे कहा कि क्या करूं कि आप यूएनसी के लिए रूट करोगे, आप उनको सपोर्ट करोगे, उनको हेटरेड नहीं करोगे। हाँ, his immediate reply if they were playing in Taliban, ऐसे प्लेइंग द तालिबान, उसने तुरंत कहा कि अगर वो तालिबान बन रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ? उसके खिलाफ में खेल रहा है, टेररिस्ट के खिलाफ। हाँ, कि अगर वो जाकर के टेररिस्ट से लड़ाई कर रहा है तो मैं उसकी तरफ जाकर के लड़ाई खेल लूँगा, वैसे नहीं खेलूँगा। हाँ, I had no idea so many people fantasized about crushing terrorists in their favorite sports. I wondered whether humanizing a Duke student would change UNC student stereotype of the group. अब ऑथर कहते हैं मुझे अब पहली बार समझ में आया कि चाहे अलग अलग देश के लोग एक दूसरे को कितना भी हेट करें, लेकिन ये सब के सब अपने मन में सबसे ज़्यादा ख़राब किसको मानते हैं? टेररिस्ट्स को, कि जो बम ब्लास्ट करते हैं इस तरह के लोगों को। I wondered whether humanizing a Duke student would change UNC student. तो मैंने सोचा कि क्या अगर हम लोग ड्यूक के किसी स्टूडेंट को ह्यूमनाइज कर दें तो क्या यूएनसी के स्टूडेंट्स अपने स्टीरियोटाइप को बदलेंगे? मतलब अगर किसी पाकिस्तान के एक बच्चे को हमने ह्यूमनाइज कर दिया, ह्यूमनाइज क्या है अभी देखेंगे कैसे करते हैं, तो क्या उससे इंडिया के लोगों का जो स्टीरियोटाइप है, हेट्रेड है, क्या वो कम हो पाएगा? In an experiment with my colleagues Alison Fregale and Karen Knowlton, we asked UNC students to help improve the job application of peer. बड़ी चालाकी से एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। कह रहे हैं कि हमने अपने कलीग एलिसन फ्रेगेल और कैरन नोल्टन से कहा कि जो यूएनसी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे तुम्हारे सेक्रेड हार्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनसे बोलो कि जो तुम्हारे पीयर्स हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, उनको फॉर्म भरवा दो, इम्प्रूव द जॉब एप्लीकेशन, कि उनको ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। If we mentioned that he went to Duke rather than UNC as long as he was facing significant financial need, participants spent extra time helping him. इसको ऐसे समझो कि एक हो गया पाकिस्तान का स्कूल, एक हो गया इंडिया का स्कूल। अब पाकिस्तान के बच्चों को ह्यूमनाइज करना है ताकि हम उनको हेट न करें, तो इंडिया के बच्चों से बोला गया कि देखो भैया ये बच्चा है, इसको एप्लीकेशन भरना है, तो वो भर देगा, ठीक है, लेकिन उसको चाहते हैं कि वो उसको फील करे, उसके लिए फील करे। तो उसको बोला गया कि बहुत गरीब बच्चा है, घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, आस पड़ोस के लोग पैसा देते हैं तब जाकर के बेचारा वो रोटी पाता है। अब वो पाकिस्तान का है तब भी मैं फॉर्म भरता हूँ, और खाली फॉर्म नहीं भरता हूँ, मैं एक्स्ट्रा काम करता हूँ। जैसे हम लोग जब डॉक्टर पीएल सिंह के रहते थे तो पीछे पुतुल का ड्राइवर था, एक ड्राइवर नहीं था, उनके यहाँ दुकान में काम करता था, क्या नाम था, संतोष। तो संतोष अपनी बेटी का फॉर्म लेकर आया था, हमने उसको फॉर्म भरा, टाइम लगा, मैं काम में बिज़ी था, फिर भी फॉर्म भरा। क्यों? बेचारा गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमनाइज करना। पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करते हो उससे। ख़ास तौर से तब, हाँ, जब आप अंदर से लगता है बेचारे को ज़रूरत है, हेल्प चाहिए। वहीं पर एक अमीर आदमी आ जाए, से आप ही लोग मेरे पास आ जाएं, बोले पापा फॉर्म भरना है, बोले क्यों, खुद भर लो। नहीं नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है फॉर्म, तो पढ़ो, खोजो, चैट जीपीटी खोजो, कहीं से करो। नहीं नहीं, मुझे पिक्चर देखना है ना, अभी टाइम नहीं है। तो हम आपको पसंद नहीं करेंगे, हम आपको डांटेंगे। क्यों डांटेंगे? क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ
एक अय्याश लड़के की तरह, वो आप डीह्यूमनाइज हो गए, एक इंसान की तरह देख ही नहीं रहा हूँ। हो सकता है आप मेरे पास आओ और बोलो पापा ये फॉर्म है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ उसका क्या मतलब है, ये वाला क्वेश्चन पूछा है उसको लिख ही नहीं, इसका वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा। तो आप अचानक से जब अपनी कमज़ोरी बताओ दिखाओ तो मैं तुम्हें शायद हेल्प करना चाहूँ। एक दूसरे के साथ में इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करने को बोलते हैं ह्यूमनाइजेशन, ह्यूमनाइजिंग। तो ऑथर कह रहे हैं जब उनको आप बताओ कि दे आर फेसिंग सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल नीड, पार्टिसिपेंट्स स्पेंट एक्स्ट्रा टाइम हेल्पिंग देम। जिन लोगों को बोला गया था हेल्प करने के लिए वो एक्स्ट्रा टाइम दे करके हेल्प कर रहे थे। Once they felt empathy for his plight, they saw him as unique individual deserving of assistance and liked him more. और एक बार कोई इंडियन पाकिस्तानी को पर्सनल लेवल पे हेल्प कर देता है, तब से वो उसको ये आदमी पाकिस्तानी नहीं लगता, वो एक इंडिविजुअल लगता है जिसको कि हेल्प की ज़रूरत है। Yet when we measured their views of Duke students in general, the UNC students were just as likely to see them as their rivals to say that it felt like personal compliment if they heard someone criticize Duke and to take it as personal insult if they heard Duke praised. लेकिन जब उनको इकट्ठा किया गया, चलो भाई पाकिस्तान के लोग इकट्ठा हो जाओ, इंडिया के लोग बताओ वो लोग कैसे हैं, तब लगता था बुरे हैं। उनकी तारीफ़ हो रही है तो हमारी बेइज्जती हो रही है, उनकी बेइज्जती हो रही है इसका मतलब हमारी तारीफ़ हो रही है, ऐसा लोग सोचते थे। लेकिन जब इंडिविजुअल लेवल पे कनेक्ट किए तब ऐसा नहीं लगता था। वी हैड सक्सीडेड इन चेंजिंग देयर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द स्टूडेंट बट फेल्ड इन चेंजिंग देयर स्टीरियोटाइप्स ऑफ द ग्रुप। बोलते हमने बड़ा अच्छा काम किया था, हमने स्टूडेंट की तरह तो उनको हेल्प कर दिया था कनेक्ट करने के लिए, लेकिन ग्रुप की तरह अभी भी उनका स्टीरियोटाइप बदला नहीं था। ग्रुप में तो आप उनको हेट करते ही हैं। समथिंग सिमिलर हैपेंड when Tim and I tried to humanize Yankees fans. और ऐसा ही कुछ हुआ था जब हमने यांकीज़ को और किसको, यांकीज़ और रेड सॉक्स को फैंस को भी चेंज करने की कोशिश की। We had Red Sox fans read a story written by baseball buff who had learned the game as a child with his grandfather and had fond memories of playing catch with his mom. बोलते हमने एक रेड सॉक्स के बंदे को बुलाया, फ़ैन को, और उसको एक स्टोरी पढ़ाई एक बेसबॉल बफ की, एक बेसबॉल प्लेयर की जो बचपन में अपने दादाजी के साथ में बेसबॉल खेला करता था और कैच खेला करता था मम्मी के साथ। एट द वेरी एंड ऑफ द पीस ही मैंशनड दैट ही वॉज डाई हार्ड सपोर्टर ऑफ यांकीज़। लेकिन रेड सॉक्स को, मतलब पाकिस्तान वाले को स्टोरी बता रहे एक लड़का था बचपन में, वो अपने दादा के साथ खेला करता था, उसकी माँ के साथ कैच खेलता था, लेकिन वो इंडियन था। पाकिस्तान वाले को लास्ट में बोल दिया कि वो इंडियन था। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी ऑथेंटिक एंड इज़ अ रेयर यांकी फैन। अच्छा, बफ मतलब फ़ैन। उसको उन्होंने उसको बताया, हाँ, यांकी फैन, ये तो लाइन हो गई और बता दिया। One Red Sox supporter commented, "This person gets it and it's not your typical Yankee fan." Second observed, I really liked this text until I got to the point about them being a Yankee fan. Third fan lamented, "I think this particular person I would have more in common with than the typical stereotypical Yankees fan. This person is okay." कहानी ये है कि जैसे आप हम सब इंडिया के हैं और हमको कहानी बताई जा रही है कि एक बच्चा था जो बहुत गरीबी में रहा, पढ़ने में कमज़ोर था, लेकिन उसने फिर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके पढ़ाई की, भूखा रहकर पढ़ाई की, गर्मियों में धूप में काम करके अपने आप को ट्यूशन से फीस दिया और फिर धीमे धीमे बड़ा आदमी बन गया। ये कहानी तो अच्छी लगी, इमोशनली हम कनेक्ट कर गए, लेकिन फिर लास्ट में बोल दिया गया इंडियंस को कि पाकिस्तान का आदमी। तब लोग क्या बोलते हैं? आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी ऑथेंटिक एंड इज़ अ रेयर यांकी फ़ैन। ये आदमी अच्छा है, लेकिन सारे पाकिस्तानी अच्छे नहीं होते, ये आदमी अच्छा है। सुधीर को अगर आप पूछेंगे, सुधीर टिपिकल हिंदू हैं और ब्राह्मण हिंदू हैं, उनसे अगर आप पूछें मुस्लिम कैसे होते हैं तो बोलेंगे मुस्लिम ही होते हैं सर, भरोसा नहीं कर सकते इनके ऊपर। लेकिन अगर आप पूछें परवेज़ कैसा आदमी है, परवेज़ के बारे में बताया था ना, वो चाहता है परवेज़ वहाँ से नौकरी छोड़कर हमारे यहाँ आ जाए काम करने के लिए, तो सर परवेज़ मुस्लिम नहीं है, परवेज़ तो अलग ही आदमी है। तो परवेज़ अच्छा आदमी, लेकिन मुस्लिम ख़राब होते हैं, वो यही बोलेगा।
दूसरा आदमी क्या बोलता है, दिस पर्सन गेट्स इट एंड इज़ नॉट योर टिपिकल यांकी फैन, आई रियली लाइक दिस टेक्स्ट एंटिल आई गॉट द पॉइंट, कि हाँ ये पूरी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी लेकिन लास्ट में गड़बड़ हो गया। आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि आदमी पाकिस्तानी है, अगर इंडिया का होता तो और अच्छी कहानी होती। तीसरा आदमी बोलता है, आई थिंक दिस पर्टिकुलर पर्सन आई वुड हैव मोर इन कॉमन विद द टिपिकल स्टीरियोटाइपिकल यांकी फैंस, दिस पर्सन इज ओके, आई वुड हैव मोर इन कॉमन। मैं इसके साथ ज़्यादा ओके रहूँगा बातचीत करने में, बजाय नॉर्मल हो। कि ये वाला आदमी अगर मुझे बात करे पाकिस्तान का, तो यही इसी आदमी से बात करना चाहूँगा और किसी से नहीं। ऐसा हमारे यहाँ भी होता है, किसी डॉक्टर से अगर मैंने बात किया है या किसी पेशेंट से मैंने एक बार बात कर लिया है और मुझसे बड़ा कंफर्टेबल हो गया है, तो दोबारा मुझे खोजते खोजते आएगा, डॉक्टर साहब को बुलाओ, उन्हीं से अल्ट्रासाउंड करना है। तो यही हर्ब केलमन रैन इनटू द सेम प्रॉब्लम विद इजराइल्स एंड पैलेस्टाइनियंस। बेचारी वो भी यही परेशान रही कि इंडिविजुअली तो लोगों को कनेक्ट कर पा रही थी, लेकिन पूरे देश को, हाँ, हर्ब केलमन जो थे वो इंडिविजुअल तो लोगों को कनेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन देश को दूसरे देश से नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे। द प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप्स दे केम टू ट्रस्ट द इंडिविजुअल अक्रॉस द टेबल, बट दे स्टिल हेल्ड ऑन देयर स्टीरियोटाइप ऑफ द ग्रुप। बड़े बड़े नेता भी एक दूसरे के दोस्त बन गए टेबल पर, लेकिन फिर भी ग्रुप्स को के स्टीरियोटाइप को नहीं छोड़ पाए। In an ideal world, learning about individual group members will humanize the group, but often getting to know a person better just establishes her as different from the rest of the group. बोलते हैं जो आइडियल दुनिया होगी, जो सही दुनिया होगी, वहाँ पर तो यही होगा कि आपने अगर एक आम निकाल के देखा, अच्छा लगा, तो बोलेंगे भैया सारे आम दे दो, 5 किलो आम दे दो, क्योंकि अच्छा लग रहा है आम। एक सब्जी देखी अच्छी है तो उठा लिया। ऐसे एक इंसान को बात किया, चाहे वो किसी भी ग्रुप का इंसान हो, एक से बात की अच्छा है तो सब अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम जिसको पसंद करते हैं हम बोलते हैं वो पूरे ग्रुप में से अलग है, विरला है। When we meet group members who defy the stereotype, our first instinct isn't to see them as exemplars and rethink the stereotype. जब भी हम किसी ग्रुप मेंबर को मिलते हैं जिसके अंदर में वो सब स्टीरियोटाइप, वो सब कमियां नहीं है, वो खराबियां नहीं हैं, तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट जो हमारे अंदर में जानवर है वो ये नहीं बोलता कि देखो ये एग्जाम्पल है, मुस्लिमों का एग्जाम्पल है, अगर ये अच्छा है तो सब अच्छे होंगे। ऐसे नहीं मानते, हम रीथिंक नहीं करते अपने स्टीरियोटाइप को। इट इज़ टू सी देम एज एक्सेप्शन एंड क्लिंग टू आवर एग्जिस्टिंग बिलीव्स। हम उस आदमी को एक्सेप्शन की तरह देखते हैं, हम बोलते हैं ये अलग है, और हम किस चीज़ को पकड़ के बैठते हैं, आवर एग्जिस्टिंग व्यूज़। ये ठीक ऐसा ही है जैसे अगर हम देवांश को बोलें, देवांश ठीक है स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन तुमने एक कंपनी में पैसा लगाया, बढ़ गया, हो सकता है ये रिस्की हो, और हम उनको दिखाएं कि ये वाला देखो, ये 4-5 शेयर दिखाएं, देखो इसमें भी लग रहा था कि अच्छी कंपनी है, डूब गई, तो बोलेंगे ये कंपनीज जो हैं ये बेकार है, स्टॉक मार्केट इसलिए बेकार नहीं है, इतना रिस्की नहीं। जो हमारा बिलीफ है हम उसको पकड़ के बैठे। कल भी जब बेचारी परेशान थी गरिमा, तो उसका बिलीफ बाहर निकल के आ गया कि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस घर से धक्का मार के निकाल के फेंक दी जाऊँ। बड़ी कल दर्दनाक कहानी हो गई थी यहाँ पर। खैर, लास्ट लाइन है, सो दैट अटेम्प्ट ऑल्सो फेल्ड, बैक टू ड्राउनिंग बोर्ड अगेन। ऑथर कह रहे हैं 2 तरीके हमारे फेल हो गए। हम चाहते थे ग्रुप्स एक दूसरे से लाइक करें, जो स्टीरियोटाइप है वो ख़त्म हो। 2 तरीके थे। पहला वाला ओवरव्यू इफेक्ट, कि आप दूर से चीज़ों को दिखाएं, जैसे एस्ट्रोनॉट्स को होता है धरती के बारे में, वो फेल हो गया। दूसरा, फीलिंग फॉर द फोर्स, आप दूसरे लोगों को, 2 लोगों को कनेक्ट करें और दुश्मनों को के लिए फीलिंग पैदा करें। ये दोनों तरीके काम नहीं किए, तो अब उनको हाइपोथेसिस 3rd यूज़ करेंगे हम, इसका नाम है बीस्ट्स ऑफ हैबिट। हम जानवर अपनी आदतों के बीस्ट्स हैं। ऑल माई फेवरेट कमर्शियल स्टार्ट्स विथ अ क्लोजअप ऑफ अ मैन एंड अ वुमन किसिंग। माई ऑल टाइम फेवरेट कमर्शियल। ऑथर कहते हैं मेरा सबसे फेवरेट कमर्शियल टीवी एड है जिसमें एक आदमी और एक औरत एक दूसरे को किस करते हैं। एज द कैमरा जूम्स आउट, शुरू हो रही है, एक आदमी एक औरत एक दूसरे को किस कर रहे हैं, कैमरा जूम्स आउट एंड यू सी दैट ही इज़ वियरिंग एन ओहियो स्टेट बकियस
sweatshirt and she is wearing a Michigan Wolverine t-shirt. The caption without sports, this wouldn't be disgusting. और फिर दिखाया जाता है कि एक उसमें से जो आदमी है वो एक टीम का टी शर्ट पहना है और उसकी गर्लफ्रेंड ने दूसरी दुश्मन टीम का टी शर्ट पहना है, और जब दूर देखते हैं तो आप विश्वास नहीं कर सकते कि अरे ये दोनों को तो हेट करना चाहिए। और फिर कैप्शन आता है विदाउट स्पोर्ट्स दिस वुडंट बी डिस्गस्टिंग। अगर स्पोर्ट्स ना हो तो ये चीज़ उतनी ख़राब नहीं लगेगी। ठीक है यार, एक आदमी एक औरत को प्यार करता है, बात ख़त्म हो गई। लेकिन एक पाकिस्तानी एक इंडियन को प्यार करता है, ये चीज़ देख करके लोगों को डिस्गस्टिंग लगेगी। एक तरह से दिखाने की कोशिश है, ओवरव्यू इफेक्ट देने की कोशिश है कि कितना बेवकूफ़ है इंसान। एज लाइफ लॉन्ग वुल्वरीन फैन आई वॉज रेज्ड टू बू एट बकाई। ये दो टीम्स हैं, एक तरफ वुल्वरीन और दूसरी तरफ बकाई। ऑथर कह रहे हैं मैं लाइफ लॉन्ग वुल्वरीन फ़ैन हूँ और मुझे बचपन से ही बकाई लोगों को बू करने के लिए ट्रेन किया गया है, बड़ा किया गया है। माई अंकल फिल्ड हिज बेसमेंट विथ मिशिगन पैराफर्नेलिया, गॉट अप at 3 a.m. on Saturday to start setting up for tailgates and drove a van with Michigan logo emblazoned on the side. When I went back home to Michigan for grad school and one of my college roommates started medical college at Ohio State, it was only natural for me to preach my school's superiority by phone and prosecute his intelligence by text. ऑथर कह रहे हैं बचपन से ही मुझे मेरे अंकल के बेसमेंट में मिशिगन का पैराफर्नेलिया इकट्ठा पाया मैंने। पैराफर्नेलिया मतलब उसके टी शर्ट्स, उसके कपड़े, उसके कप्स, ढेर सारी चीज़ें जिसमें मिशिगन का लोगो लगा हुआ है। मेरे अंकल सुबह 3 बजे उठ जाया करते थे शनिवार को, सेटिंग अप फॉर टेल गेट्स एंड ड्रोव अ वैन विथ मिशिगन लोगो एम्ब्लेजन्ड ऑन द साइड। सुबह सुबह 3 बजे उठ करके ढेर सारी गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ टेलिंग करके पहुँचेंगी। एंड ड्रोव अ वैन विथ मिशिगन लोगो एम्ब्लेजन्ड ऑन द साइड, गाड़ी में मिशिगन का लोगो होगा। इस तरह से बचपन में इनको बड़ा किया गया। हम में खाना वाना होता है सब। हाँ टेली, हाँ बाहर लोग गाड़ी ला के रखते हैं, लोग खाते हैं। एक तरह से भाई हम सब इकट्ठे हो रहे हैं कि हम अपनी टीम को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को। और जब मैं अपने घर पहुंचा, आई वेंट बैक home to Michigan for grad school and one of my colleague roommate started medical school। और बोलते हैं जब मैं ग्रेड स्कूल गया, ग्रेड स्कूल मतलब ग्रेजुएशन क्या होता है वो? कॉलेज। कौन सा कॉलेज? 12th की बाद की पढ़ाई को ग्रेजुएशन बोलते हैं? हाँ। नहीं, इन लोग के यहाँ 10th के बाद होता है, 11 12 ग्रेड। नहीं, 12th के बाद की सारी पढ़ाई को ग्रेड स्कूल नहीं बोलते। जो ग्रेजुएट डिग्री देती है उसको ग्रेड स्कूल बोलते हैं। अगर आपने 1 साल का 2 साल का डिप्लोमा किया तो ग्रेजुएशन नहीं है। जैसे मैंने जो किया वो ग्रेड। आपने बैचलर्स डिग्री ली वो ग्रेड स्कूल है। मेरा बीसीए है। बीसीए है, बीबीए है, एमबीबीएस है, बीटेक है, बीकॉम है, सब बी वाले ग्रेजुएशंस हैं, वो ग्रेड स्कूल है, बैचलर वाले। इसके बाद आता है पोस्ट ग्रेड, जिसमें आता है एमडी, एमएस, एमसीएच, एमबीए वगैरह वगैरह। तो बोल रहे हैं जब मैं ग्रेड स्कूल गया था तो मेरा एक कॉलेज का रूममेट था जिसने मेडिकल स्कूल चालू किया, पढ़ाई शुरू की उसने ओहियो स्टेट में। तो फिर मैं उसको अपने स्कूल के बारे में सुपीरियरिटी तो बताता ही कि मैं कितने बड़े स्कूल से आया हूँ। मुझे भी आज अपने दोस्तों से जब मैं मिलता तो बहुत कम हूँ, बट अब मुझे पता है मैं बॉम्बे से डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ा हूँ। डॉन बॉस्को स्कूल बॉम्बे का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर स्कूल्स है। आप इलाहाबाद के सेंट जोसेफ से पढ़े हैं, बेचारे श्रीश एवं ही स्कॉलर्स वर्ल्ड से पढ़े हैं, गरिमा डीपीएस स्कूल से पढ़ी हैं। तो हम सब अपने स्कूल का बड़ा बखान करते हैं, बहुत प्रीच करते हैं। कई लोग तो अपने इंस्टाग्राम में लिखते हैं, जैसे मेरा सेंट जोसेफ था तो जोसेफाइट लिखते हैं। अभी तक लिखा हुआ है एक्स जोसेफाइट। एक्स जोसेफाइट, ऐसा लगता है जैसे कि पुलिस की नौकरी करके अब एक्स आईएएस ऑफिसर, एक्स मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, ऐसा अपने आप को बता रहे हैं स्कूल के लिए। तो बोलते मैं अपना अच्छे कॉलेज की, अपने स्कूल के बारे में खूब प्रोसिक्यूट किया करता था और प्रीच किया करता था कि कितनी बड़ाई होती है, कितनी अच्छी चीज़ है। फ्यू ईयर्स अगो
I got to know an unusually kind woman in her 70s who works with Holocaust survivors. कुछ साल पहले मैं एक अजीब औरत से मिला, अनयूजुअल काइंड वुमेन से, जो बहुत दयालु थी. वो अपने 70s में है और जो लोग हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर्स हैं, जो कंसंट्रेशन कैंप जिसमें लोगों को भट्टी में फेंक करके मारा जा रहा था हिटलर के समय पर, उसमें जो बच गए हैं उनके साथ काम करती हैं. उनसे मिला मैं. लास्ट समर व्हेन शी मेंशन्ड दैट शी हैड गॉन टू ओहियो स्टेट, माय फर्स्ट रिस्पॉन्स वाज यक. और जब उनसे मैं गर्मियों में मिला तो उन्होंने बताया कि मैं ओहियो स्टेट स्कूल में गई थी. तो ऑथर बोलते हैं ओहियो स्टेट. मुझे याद है बम्बई में जब मैं पढ़ता था डॉन बॉस्को में, तो वहीं वो तो माटुंगा में था, डॉन बॉस्को के बगल में एकदम सामने था गुरु नानक खालसा कॉलेज. उसमें आए दिन ऑलमोस्ट हर महीने में एक फ़िल्म की शूटिंग हुआ करती थी. अभी भी मैं आपको कुछ फिल्म के सीन दिखा दूंगा, वहीं की शूट हुई है, डॉन बॉस्को में होती थी. उसके लेफ़्ट साइड में यूनिवर्सिटी, जो केमिकल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द टॉप प्रीमियर कॉलेज है, आईआईटी के बराबर. उसके जस्ट सामने वीजेटीआई था, वो भी आईआईटी के बराबर का कॉलेज था. ये 4 प्रीमियर कॉलेजेस एक साथ एक सटे थे. इनको खाली एक रोड डिवाइड करती थी. ये सब माटुंगा में थे. वहाँ से आप अगर 2-3 किलोमीटर दूर चले जाएं, वडाला स्टेशन के पास छोटे छोटे स्कूल्स थे. इतने छोटे थे कि मुझे उसका नाम भी नहीं याद है. मैं 10 साल रहा हूँ मुंबई में, 1980 से लेकर के 2001 तक. 10 साल नहीं, 11-12 साल. सुना था लेकिन नाम नहीं याद है. ऐसे ही ऑथर बोलते हैं, जब मैंने सुना कि ये ओहियो स्टेट से पढ़ के आई हैं, यक, कहाँ से पढ़ के आई हैं, ऐसा लगा. माई नेक्स्ट रिएक्शन वॉज टू बी डिस्गस्टेड विथ माई सेल्फ. एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप लिखते हैं, चाहे आप एक लाइन ही लिखें, आप मेडिटेशन बढ़ जाती है आपकी. हम सबको लिखना चाहिए. देखिए, ऑथर के साथ वो हुआ जो भरथरी के साथ हुआ. भरथरी बोलते हैं, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके साधु बन गया था. कई दिन से भिखारी बन गया था. भूख लगी थी, खाना नहीं मिला था. मेरे आँख के सामने किसी के जेब में से कुछ हीरा जवाहरात गिर गया, तो मैंने देखा, मुझे लगा उठा लूँगा तो कुछ खाने को मिल जाएगा. तब तक से 2 लोग और उसको देख लिए और लड़ने लगे कि मैंने देखा. भरथरी बोलते हैं, मुझे लगा अरे तुमसे पहले तो मैंने देखा. लेकिन उसके बाद तुरंत बोलते हैं कि मुझे एहसास हुआ कि मैं तो साधु हूँ, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ चुका हूँ. ऐसे तो ढेर सारे हीरे जवाहरात मेरे पास थे. उनको सेल्फ अवेयरनेस आ गया कि मैं कहाँ लालच में पड़ रहा हूँ. ऑथर को भी एक तरह का सेल्फ अवेयरनेस आया. माई नेक्स्ट रिएक्शन वॉज टू बी डिस्गस्टेड विथ माई सेल्फ. मेरा अगला रिएक्शन ये था कि इस औरत के स्कूल को मैं ख़राब बोल रहा हूँ. ये तो मेरी गलती है, मेरी कमी है. हु केयर्स वेयर शी वेंट टू स्कूल हाफ अ सेंचुरी और अगो. इससे किसको फ़र्क पड़ता है कि वो 50 साल पहले कौन से स्कूल में गई थी. हाउ डिड आई गेट प्रोग्राम्ड दिस वे. ऑथर बोल रहा है, मेरे ब्रेन का ये प्रोग्रामिंग कैसे हो गया कि जब मैं लोगों को देखूं तो उसके बारे में पूछूं कि तुम कौन से स्कूल गए थे और उसी हिसाब से उसको जज करूं. आंचल को आप लोग अगर मिलें, उसको नाम पूछें तो हमेशा बताएगी आंचल. सरनेम पूछेंगे तो बताएगी कुमारी. कुमारी सरनेम नहीं होता, वो मिडिल नेम होता है. उसको और कुछ पूछे सरनेम, नहीं बताएगी. क्यों नहीं बताएगी? डिवोर्स हो गया. नहीं, सरनेम से लोग ये डिसाइड करते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम नहीं. अगर आप हिंदू हैं तो किस टाइप के हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं कि लोअर कास्ट हैं. सर तुम्हारी से पता नहीं चलता. नाम ही नहीं बताया आपने एक तरह से. वो बताया करती है कि सर मुझे लोग जज करते थे. आप यहाँ पर भी लोगों से मिलने जाए, मैं डॉक्टर हूँ, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से मिलेगा तो पूछेगा कौन से कॉलेज से हो, आप बता दो. प्राइवेट कॉलेज का नाम बताते ही लोग बोलेंगे अच्छा प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा है, बेकार है. अंदर में एक प्रोग्रामिंग हो रखी है कि कॉलेज के थ्रू जिस कॉलेज से आए हो उसका मतलब आप बेकार हो. हाँ, अगर आप एक प्रोडिजी निकल गए, कोई बहुत बड़ा काम कर लिया, जैसे
हमारे घर का वो मेंबर है अमित अमित तिवारी, वो अब करोड़पति बन गया। अब वापस स्कूल वालों को पता चले, कॉलेज वालों को, जहाँ से वो पढ़ा है, तो उसको क्या करेंगे, बुलाएंगे, बुलाकर क्या करेंगे, डिग्री देंगे। बोलेंगे देखो हमारे कॉलेज से पढ़ के निकल गया, और अगर फेल हुआ तो भाई तुम्हारी गलती थी। ये है कॉलेज की प्रोग्रामिंग दिमाग में। तो ऑथर कह रहे हैं मेरा दिमाग कैसे ऐसा प्रोग्राम्ड हो गया, सडनली इट सीम्ड ऑड दैट एनीवन वुड हेट अ टीम एट ऑल। अचानक से वो इस आइडिया से इतना डिस्टेंस्ड हो गए कि उनको लगा कि यार कोई आदमी किसी टीम को कैसे हेट कर सकता है। इन एंशियंट ग्रीस प्लूटार्क wrote of a wooden ship that Theseus sailed from Crete to Athens. शिप का नाम क्या था, थेसियस। थेसियस नाम की एक मूवी बनी है, बहुत आर्ट अच्छी मूवी है। उसमें एक आदमी है जो जैन मॉन्क है। जैन लोग पता है पानी नहीं पीते, दिन भर ज़मीन पे सोते हैं, पैदल चलते रहते हैं, गाड़ी वाड़ी में नहीं बैठते, जो एकदम स्ट्रिक्ट। लहसुन प्याज नहीं खाते, वो तो हल्की चीज़ है, वो तो बहुत लोग नहीं खाते। हाँ, ये आदमी भी ऐसे ही मॉन्क था, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बहुत बीमार पड़ गया। उस मूवी में ऐसे ही 3-4 लोगों की और कहानी है इसमें। मेनली ये कहानी है कि एक बंदा मर जाता है तो उसका हार्ट, उसका लिवर, उसकी आँखें, वो सब वो अलग अलग लोगों को डोनेट करता है। तो उसी में से इस बंदे को, जो जैन मॉन्क था, उसको लिवर मिलता है। ये सब लोग मिलते हैं आपस में एक दूसरे से। थीसियस शिप के बारे में एक बहुत पुरानी कहानी है एंशियंट ग्रीस में, जहाँ प्लूटार्क नाम के एक आदमी ने एक लकड़ी के शिप थीसियस का नाम लिया है, जो क्रेट से एथेंस तक एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंची थी। टू प्रिजर्व द शिप एज इट्स ओल्ड प्लैंक्स डिकेड, एथेनियंस वुड रिप्लेस देम विथ न्यू वुड। वो बहुत पुरानी शिप थी, उस शिप को बचाने के लिए जो लकड़ियाँ उसकी पुरानी हो जाती थी उसको फेंक कर नई लकड़ियाँ लगाई जाती थी। इवेंचुअली ऑल द प्लैंक्स हैड बीन रिप्लेस्ड। धीरे धीरे करते करते सारे लकड़ियाँ उस शिप की, पुराने ज़माने में शिप सब बनती थी लकड़ी की, लोहे की नहीं बनती थी, उन सबको रिप्लेस कर दिया गया, नई लग गई। इट लुक्ड लाइक द सेम शिप बट नन ऑफ इट्स पार्ट्स वॉज द सेम। तो देखने में तो वही शिप थी, सेम, लेकिन उसका एक भी पार्ट पुराना वाला नहीं था। वॉज इट स्टिल द सेम शिप? क्या अभी भी वही शिप है? लेटर फिलोसफर्स एडेड अ रिंकल, और बाद में फिलोसफर्स ने, जिन्होंने कहानी लिखी, उन्होंने इसमें एक और लेयर जोड़ा। इफ़ यू कलेक्टेड ऑल द ओरिजिनल प्लैंक्स एंड फैशन देम इनटू अ शिप, वुड दैट बी द सेम शिप? मान लो उसके पुराने प्लैंक, जितनी भी लकड़ी थी पुरानी, टूटी फूटी जर्जर, उन सबको इकट्ठा करो और उससे शिप बनाओ, तो वो ओरिजिनल शिप है या जो नई लकड़ी से बनाई गई है वो ओरिजिनल शिप है? जो चलेगी वो शिप है भैया, जो मर गई वो शिप कहाँ? अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं मर जाऊँ तो क्या मैं आपका पिता हूँ? मैं तो डेड बॉडी हूँ। द शिप ऑफ थीसियस हैज़ अ लॉट इन कॉमन विथ स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज। ये जो शिप है उससे हम लोग स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज के बारे में, जो अलग अलग टीम्स हैं उसके बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इफ़ यू हेल फ्रॉम बॉस्टन यू माइट हेट 1920s यांकी फॉर टेकिंग बेबे रथ और 1978 यांकीज़ फॉर डैशिंग योर वर्ल्ड सीरीज होप्स। अगर आप बॉस्टन से हैं, मान लो इंडिया से हैं, यू माइट हेट 1920s यांकीज़ फॉर बेबे रथ। उस समय कोई बेबे रथ नाम की या तो कोई टीम में एक मेंबर रहा होगा जिसको सब हेट करते थे। 1920s में यांकीज़ को आप हेट करेंगे, मतलब दूसरी टीम को हेट करेंगे। 1978 में अगर मैं बॉस्टन में हूँ तो मैं यांकीज और बेब रथ दोनों को हेट करूंगा फॉर टेकिंग बेब रथ। अच्छा, उस टीम का एक खिलाड़ी उसकी वजह से अब 1920 बेब रथ क्या है? टीम के खिलाड़ी कोई और है? नहीं, अगर मैं बॉस्टन को हेट करता हूँ, मतलब बॉस्टन को सपोर्ट करता हूँ, तो मैं 1920 यांकीज को हेट करूंगा कि उन्होंने ये बेब रथ को हरा दिया, और द 1978 यांकीज फॉर डैशिंग योर वर्ल्ड सीरीज हो। हाँ, बेब रथ प्लेयर है, प्लेड फॉर। अच्छा, बॉस्टन का प्लेयर होगा ये।
ये अगर मैं बॉस्टन बॉस्टन रेड सॉक्स। अगर मैं ये बॉस्टन को हेल करता हूँ तो मैं 1920 ये ऐसा ही है भैया, आप इंडिया की टीम में खेल रहे हैं और आपका सबसे अच्छा बैट्समैन कौन है? अभी तक इंडिया की टीम का सबसे अच्छा बैट्समैन कौन माना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी मुझे तो लगता है। धोनी, सचिन, ये दोनों सबसे अच्छे प्लेयर्स हैं भाई, यही हम जानते हैं कम से कम फिलहाल। और पाकिस्तान की टीम आए और इन दोनों को क्लीन बोल्ड कर दे पहले ही बॉल में, तो आप पाकिस्तान को प्यार करोगे, हेट करोगे? वही यहाँ हो रहा है। 1978 में वो लोग यांकीज़ को इसलिए हेट करते थे क्योंकि उन्होंने आपकी वर्ल्ड सीरीज़ की उम्मीदें हटा दी, ख़त्म कर दी, उनको हरा दिया। ऑल्दो द करेंट टीम कैरीज द सेम नेम, द पीसेज आर डिफरेंट। अब चल रहा है 2022, अभी भी टीम है, लेकिन उसमें वो लोग कहाँ खेल रहे हैं जो 1978 में और 1920s में खेलते थे। अब तो सारे प्लेयर्स अलग अलग हो गए। द प्लेयर्स आर लॉन्ग गॉन, वो सब पुराने प्लेयर्स ख़त्म हो गए, चले गए। सो आर द मैनेजर्स एंड द कोचेज़, उस समय के मैनेजर्स चले गए, कोचेस चले गए। द स्टेडियम हैज़ बीन रिप्लेस्ड, यू आर एक्चुअली रूटिंग फॉर क्लोथ्स। स्टेडियम भी रिप्लेस हो गया है, पुराना स्टेडियम खत्म हो गया, नया स्टेडियम आ गया। तो जब आप किसी को बू कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, हेट कर रहे हो, तो खाली कपड़ों को हेट कर रहे हो। जेरी सेनफील्ड क्विप्ड, fans will be so in love with player, but if he goes to a different team, they boo him too. हम इतने पागल हैं अपने टीम के लिए, कपड़ों के लिए, कि मान लो सचिन तेंदुलकर को हम बहुत प्यार करते हैं, अच्छा प्लेयर है भाई, और एक दिन वो डिसाइड करता है कि मैं इंडिया से नहीं खेलूँगा, मैं खेलूँगा पाकिस्तान की तरफ से, तो बोलेंगे बेकार है, तुम इंडिया वाले क्यों नहीं हो, हम उसको तब भी बू करेंगे। This is the same human being in different shirt. They hate him now. Boo, different shirt, boo. ये वही आदमी है जिसको आप पहले प्यार करते थे। सचिन तेंदुलकर को इंडियन फैंस पता है कैसे प्यार करते हैं? गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं उसको, भगवान क्रिकेट का। डोनाल्ड ब्रैडमैन था जिसके बारे में हम लोग सुनते थे भगवान है क्रिकेट का, उससे भी ज़्यादा प्यार करते हैं इसको। ऑस्ट्रेलिया का था वो। भैया ये वही आदमी है, बस नया शर्ट पहन लिया और अब तुम बोल रहे हो बू शर्ट बू, उसके शर्ट को ख़राब बोल रहे हो। आई थिंक इट्स रिचुअल, अ फन बट आर्बिट्री रिचुअल, अ सेरेमनी दैट वी परफॉर्म आउट ऑफ हैबिट। इसमें एक नया वर्ड आया है, आर्बिट्रेरी। based on random choice or personal whim rather than हिंदी में आर्बिट्री मतलब मनमाना मनमाना क्या होता है? मनमर्जी का। मनमर्जी क्या होता है? किसको हम बोलेंगे मनमर्जी? लाख मना करने के बाद भी वही बेवकूफ़ी करे। बेवकूफ़ी नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे ठीक लग रहा है मैं कर रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी है, शादी तो मेरी मर्ज़ी से होगी, चाहे किसी से भी हो। ये वर्ड बार बार आएगा और आर्बिट्री वर्ड को इतना आसानी से आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ऑथर कह रहे हैं ये एक रिचुअल है। जब आप किसी टीम को बू करते हैं, हेट करते हैं, तो एक रिचुअल है। रिचुअल मतलब एक परंपरा है। आप सब लोग पैर छूते हैं, है ना? कभी बाहर जाते हैं तो पैर छूते हैं। दिल से पैर छूते हैं कि परंपरा से, रिचुअल से? परंपरा से। परंपरा में और दिल से किसी काम को करने में डिफरेंस क्या है? उसमें आपको लगे लगता है कि छोड़ दो, दिल से रिस्पेक्ट निकलती है। दिल से रिस्पेक्ट निकलेगी। जब मैंने कृष्णा जी से मिला था तो मैं पैर में छूना तक नहीं लगता था, मैंने हाथ में लिया, उस टाइम रिस्पेक्ट निकल रही थी मेरे लिए। अब मम्मी पैर छुआ दी वो रिस्पेक्ट तो निकल। कोई जबरदस्ती कराता है अगर परंपरा आप फॉलो कर रहे हो, या फिर वो डर से निकल रहा है। और रिचुअल क्यों कर रहे हैं? पहले की लोगों ने कर दिया, वही पापा ने बोला था इसलिए कर। ठीक बात है। आई थिंक इट्स अ रिचुअल, अ फन बट आर्बिट्री रिचुअल। तो आप किसी टीम को अगर हेट कर रहे हो, बू कर रहे हो, तो ऑथर कह रहे हैं मेरे हिसाब से एक रिचुअल है, खाली एक चीज़ है जो कर रहे हैं। ये मज़ेदार चीज़ है, हू करने में मज़ा आता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आर्बिट्री रिचुअल है। आर्बिट्री रिचुअल आप लोग भी फॉलो करते हैं, किसी के मुंह पे नहीं करते, अकेले करते हैं। बताइए कब? अगर वो सब ना करें तो आप लोगों की फ्रेंडशिप बहुत वीक हो जाए। जिसके साथ आप लोग करते हैं आपस में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है। आप लोगों का एक ग्रुप है, उसमें आप लोगों को सेलेक्ट करते हैं,
घर के लोगों को, जिनको आप जानते हैं उनको, या अननोन लोगों को, यूट्यूब में किसी अरे गरे को किसी को भी ले लेंगे, उसकी मजाक उड़ाएंगे। अ सेरेमनी दैट वी परफॉर्म आउट ऑफ हैबिट, किसी का मजाक उड़ाना, किसी आर्बिट्री रिचुअल को करना, मतलब कोई चीज़ ऐसे ही करना जो सब लोग कर रहे हैं, ये एक सेरेमनी है विच इज़ परफॉर्म्ड आउट ऑफ हैबिट। वो एक ऐसी चीज़ है जो हम हैबिट की वश में कर रहे हैं। वी इम्प्रिंटेड ऑन इट व्हेन वी वर यंग एंड इम्प्रेशनेबल और वर न्यू टू अ सिटी एंड लुकिंग फॉर एस्पिरिट द कॉर्प्स। और हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम छोटे थे और बहुत आसानी से इम्प्रेशनेबल थे, इम्प्रेशनेबल मतलब छाप छोड़ रहे हैं। कोई भी आदमी हमारे ऊपर आसानी से छाप छोड़ देता। जब हम बहुत छोटे थे, एकदम मासूम थे, तो हमारे ऊपर इम्प्रिंट हो गया। हमने दूसरों को देखा, हमने भी करना शुरू कर दिया। बचपन में हर आदमी सिगरेट ऐसे ही पीता है, फिल्म के हीरोज़ को देखता है, शुरू कर देता है। हम लोग हेयर स्टाइल उसी हिसाब से करते हैं। कोई और देख रहा है, उसको देखा कि यार उसने उसका हेयर स्टाइल इतना ऐसा है, मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन सब लोग उसको अच्छा बोल रहे हैं, इसका मतलब अच्छा होगा, मैं भी वैसे रख लूँगा। और वी आर लुकिंग फॉर एस्पिरिट द कॉर्प्स। एस्पिरिट द कॉर्प्स मतलब किसी समूह या संगठन के सदस्यों के बीच सौहार्द की भावना। क्या चीज़ है जो लोगों को जोड़ती है? वो है एस्पिरिट द कॉर्प्स। जब आप कहीं ग्रुप में हैं और आप देख रहे हैं कि यार कौन सी चीज़ें सबके सब करते हैं और मैं भी वो करूं, नहीं तो लोग कहेंगे अरे तुम्हारी टीम का नहीं है। आप हिंदू हैं तो किसी को कैसे नमस्कार करेंगे? ऐसे हाथ जोड़ेंगे। आप मुस्लिम हैं तो कैसे नमस्कार करेंगे? आदाब करेंगे। हिंदू हैं, आप रिस्पेक्ट कैसे दिखाएंगे? पैर छू करके। आप मुस्लिम हैं तो रिस्पेक्ट कैसे दिखाएंगे? ईद कैसे मिलते हैं? गले मिल करके। तो वो है एस्पिरिट द कॉर्प्स। श्योर देर आर मोमेंट्स व्हेन अ टीम लॉयल्टी डज मैटर ऑन आवर लाइफ्स। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ऐसे बहुत से मोमेंट्स हैं जहाँ पर टीम की लॉयल्टी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी टीम का हिस्सा हैं तो हमें लॉयल होना चाहिए। इट अलाउज अस टू हाई फाई एक्वेंटेंसेस। अगर हम टीम के मेंबर हैं तो इससे हम लोग क्या करेंगे? हाई फाई, अरे दोस्त कैसे हो, गले मिलेंगे, एक दूसरे को छाती मिलेंगे, खुशी मनाएंगे, छाती मारेंगे एक दूसरे से। बार में या हम स्ट्रेंजर्स को भी हक कर लेंगे। हम कहीं बार में बैठे हैं, होटल में बैठे हैं, इंडिया जीत गया, तो खुशी के मारे हम लोग गले मिलेंगे। ऐसे मेरे साथ एक बार हुआ था। मैं गया था वहाँ एक आश्रम में मेडिटेशन सीखने के लिए, 15 दिन का प्रोग्राम था। लास्ट डे उन्होंने इतना अच्छा क्लाइमेक्स बनाया मेडिटेशन का कि सब नाच रहे थे, भजन कीर्तन चल रहा है, सब नाच रहे हैं और एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। उसी में भैया मैं एक लड़की के गले मिल लिया, फिर तो अफेयर हो गया। सही। छोटा सा अफेयर चला था 3-4 महीने का। मुझे भी ज़्यादा चीज़ चाहिए। जहाँ कहीं इमोशंस चलते हैं वहाँ पर आप बह सकते हैं। यही कह रहे हैं, हग स्ट्रेंजर्स एट अ विक्ट्री परेड, इट गिव्स अस सेंस ऑफ सॉलिडारिटी। उससे हम लोगों को मिलता है सेंस ऑफ सॉलिडारिटी। ये क्या होता है? मैं ताकतवर हूँ। कि यार मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ, हम सॉलिड लोग हैं। इफ़ यू रिफ्लेक्ट ऑन इट दो, हेटिंग एन अपोजिंग टीम इज़ एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। लेकिन अगर आप उसके ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, ऑब्जर्व करो, देखने की कोशिश करो, तो ये एक तुम्हारी बदकिस्मती है, ये पैदाइशी एक्सीडेंट है। अगर आप किसी अमीर घर में पैदा हो गए तो आपकी किस्मत अच्छी है, और आप किसी ऐसे घर में पैदा हो गए जो किसी और घर को हेट करता है तो आपकी बदकिस्मती है। आप हेट करना शुरू कर देंगे, आप जानते मानते नहीं, बस कर रहे हैं। इफ़ यू हैड बीन बॉर्न इन न्यूयॉर्क इंस्टेड ऑफ बॉस्टन, वुड यू रियली हेट द यांकीज़? अगर आप बॉस्टन में, इंग्लैंड में पैदा होने के बजाय अमेरिका में पैदा हुए होते तो आपकी तो टीम होती यांकीज़, आप उनको कैसे हेट कर पाते? फॉर आवर थर्ड अप्रोच, अब ऑथर ने तीसरा अप्रोच किया था बीस्ट्स ऑफ हैबिट। उसके लिए इन्होंने क्या किया? टिम एंड आई रिक्रूटेड फैंस ऑफ रेड सॉक्स एंड यांकीज़। हमने एक तरफ से पाकिस्तान के, एक तरफ से इंडिया के, यांकीज़ के और बॉस्टन के, यांकीज़ और रेड सॉक्स की टीम को दोनों को इकट्ठा किया। टू प्रूव देयर अलायंसेज दे हैड टू करेक्टली नेम वन ऑफ देयर टीम प्लेयर्स फ्रॉम द फोटो।
अच्छा, उनको ये प्रूव करने के लिए तुम कौन सी टीम से हो, किसको प्यार करते हो, उनको फ़ोटो दिखाया जाता था, पूछा जाता बताओ अपनी टीम को जानते हो, फ़ोटो पहचानो। इंडिया वाले को इंडिया फ़ैन है तो इंडिया की फ़ोटो दिखाई जाएगी, सचिन को पहचानो, धोनी को पहचानो। पाकिस्तान के प्लेयर फ़ैन हो तो पाकिस्तान की फ़ोटोज़ पहचानो। दे हैड टू करेक्टली नेम वन ऑफ देयर टीम प्लेयर्स फ्रॉम द फोटो एंड द लास्ट ईयर हिज टीम हैड वॉन द वर्ल्ड सीरीज़। प्लस उनको ये बताना था कि पिछले कौन से साल में उनकी टीम वर्ल्ड सीरीज़ जीती थी। भाई थोड़ा तो पता होना चाहिए अगर तुम किसी टीम के फ़ैन हो। देन वी टुक सम स्टेप्स टू ओपन देयर माइंड। उसके बाद ऑथर कह रहे हैं हम लोगों ने कुछ स्टेप्स लिया उनका दिमाग खोलने के लिए। फर्स्ट, टू हेल्प देम रिकॉग्नाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर ओन बिलीफ, वी आस्क्ड देम टू लिस्ट 3 पॉजिटिव्स एंड 3 नेगेटिव्स अबाउट फैंस ऑफ अपोजिंग टीम्स। देखिए, जब हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं ना, और ख़ास तौर से जब हेट करते हैं, उस समय ऐसा होता है जैसे कि आपके पास एक मोटा सा पानी का पाइप है, उसमें खूब फोर्स से पानी आ रहा है और आप सामने वाले के ऊपर फेंक रहे हैं, इससे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, इससे इसके बाद, आज के बाद मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं होगा। फोर्स है आपके अंदर में, और वो फोर्स उतना क्लियर नहीं है जितना क्लियरली आप उसको दे रहे हैं। मतलब कि हम एक दूसरे के साथ में इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से कनेक्टेड हैं कि हमारा -E सेंटर जब किसी को हेट करता है तो बड़ा क्लियर होता है, इतना क्लियर होता है कि मैं इसको मार डालूँगा, मैं इससे आज के बाद कभी नहीं बात करूँगा। हो सकता है 2 दिन बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और वो मेरे लिए रो रहा है, डॉक्टर सामने भीख मांग रहा है। तो ऑथर कह रहे हैं उनका दिमाग खोलने के लिए, ये दिखाने के लिए, ये पहचानवाने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर ओन बिलीव्स। जब स्किज़ोफ्रेनिया होता है, पता है स्किज़ोफ्रेनिया, तो उसमें हेलुसिनेशन होता है। जानते हैं हेलुसिनेशन क्या होता है? क्या अपने मन में इमेजेस चलती हैं, लगता है कि वो असली आपको दिखता है, आवाज़ें सुनाई देती हैं। डिल्यूजन क्या होता है? जब कोई चीज़ है और हम उसको गलत तरीके से देखते हैं, वो होता है रॉन्ग बिलीव्स। डिल्यूजन मतलब तुम जानते हो मैं कौन हूँ? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। अपनी झूठ दुनिया में जी रहे हैं। तुम लोगों को नहीं पता? आज ही मोदी जी ने मुझे बताया कि आज से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आप हैं। बिना इलेक्शन के। वो उन्होंने डिसाइड कर दिया, पहुँचा दिया। नहीं, जैसे वो उसमें होता है। ऐसे ही खुद के बारे में या किसी और के बारे में स्ट्रांग बिलीफ होना। कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मैं बिलीव कर रहा हूँ। ऐसे ही एक आदमी था पागल खाने में, वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहता था, पागल खाने में था, और वहाँ पर मोदी जी पहुँच गए। तो वो पागल आदमी को पूछा मोदी जी ने, तुम कौन? बोलते मैं नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर। तो मोदी जी ने कहा इसको यार कुछ ठीक ठाक कराओ, इलाज कराओ इसका, पागल आदमी है। उसको ठीक करा दिया। फिर से आए मोदी जी वहीं, पूछा तुम कौन? बोलते मैं हूँ, अपना नाम बताया। फिर उसने पूछा आप कौन? बोलते तुम मुझे नहीं जानते, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। तो उस पागल ने क्या बोला? डॉक्टर साहब ले जाओ इसको भी। बिलीफ बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर ओन बिलीव्स, कि हम जब किसी को हेट कर रहे हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत आसानी से बिलीव कर ले रहे हैं। ये दिखाने के लिए कि कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, वी आस्क्ड देम टू लिस्ट 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव्स अबाउट फैंस ऑफ अपोजिंग टीम। हमने उनसे कहा कि देखो, सामने वाली की टीम की 3 पॉजिटिव चीज़ें और 3 नेगेटिव चीज़ें लिस्ट करो, उनकी कुछ 3 अच्छाइयाँ और 3 बुराइयाँ। यू सॉ द मोस्ट कॉमन नेगेटिव्स अर्लियर बट दे वर एबल टू कम अप विथ सम पॉजिटिव टू। इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, लोगों ने नेगेटिव्स बताया था। रेड सॉक्स हेट यांकीज़ फ़ैन में लिखा था ऑब्नॉक्शियस, एरोगेंट, और क्या था, स्मेल्स लाइक ओल्ड कॉर्न, उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी है। ऐसी 3-4 चीज़ें जो बुराई बोली गई थी। सेम यहाँ के लोग उनकी बुराई करते हैं तो बोलते हैं उनके कपड़ों में से बदबू आती है, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं। और अब अच्छाइयाँ सुनिए, जब मैं दुश्मन के लोगों की अच्छाइयाँ पूछ रहा हूँ तब सुनिए। Then we randomly assigned half of them to go extra step to reflecting on arbitrariness of their animosity. मैंने कहा था आर्बिट्री वर्ड इतना आसान नहीं है समझना।
आर्बिट्रीनेस ऑफ एनिमोसिटी, ये क्या है? दुश्मनी। रेड सॉक्स ने यांकीज़ के लिए बारे में कहा, देखो उनके अंदर अच्छाई भी है, डेडिकेटेड हैं, पैशनेट हैं, लॉयल हैं, मज़ेदार हैं। यही चीज़ें दूसरी टीम ने भी इनके बारे में कहा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए मैं गरिमा और शीश के बीच में दुश्मनी चल रही है और मैं गरिमा को बोलूँ शीश की 3 अच्छी क्वालिटी बताओ, वाइस वर्सा, अच्छी और बुरी क्वालिटी। ये सेंटेंस को थोड़ा समझिए। देन वी रैंडमली असाइंड हाफ ऑफ देम टू गो एक्स्ट्रा स्टेप टू रिफ्लेक्टिंग ऑन आर्बिट्रेरीनेस ऑफ देयर एनिमोसिटी। इसका मतलब इन्होंने कहा कि आपके अंदर जो दुश्मनी है वो कितना आर्बिट्ररी है, ये लिखिए, इसके बारे में सोचिए और लिखिए। अभी तो आपने पढ़ा था मन मर्जी। तो दोबारा बोलिए क्या आपने? आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? सबसे अच्छी फिल्म कौन सी है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? तुम्हारी कुंफू पांडा, तुम्हारी? एक, बस एक फिल्म। करीबन तब तक तुम बता दो, अभी सोच रहे हैं बेचारे, कंफ्यूज हैं अभी, 1 घंटा लगेगा इनको। नीरजा। तुम्हारी कोई फेवरेट फिल्म? कोई बात नहीं, चलो इंसेप्शन हो गया। इसके पीछे ज़रूर कोई लॉजिक होगा, वो लॉजिक नहीं है, आर्बिट्री है। अच्छा, मन मर्जी। बस मुझे पसंद है तो पसंद है। बचपन में तुम्हें पसंद थी वो शेल्डन की बहन, हाँ, क्या नाम उसका? मिसी। और तुम्हें पसंद थी केली जेनर, अब उसकी बहन पसंद है। अब उसकी बहन पसंद है। ये पसंद के पीछे लॉजिक क्या है? Emotions- आर्बिट्ररी। अच्छा, आर्बिट्ररी इस सेंस में इमोशंस को भी ई सेंटर है एक तरह से, कि हम किसी को हेट करते हैं वो कितना आर्बिट्ररी रहे, मतलब उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हम कहेंगे सर हम बताएं, ये जो लड़का है मैं चाहता हूँ आप इसको नौकरी पे मत रखिए। क्यों? ये बदसूरत है, ये चोर है, ये लेट आता है, इस तरह से 4-5 क्वालिटी आप दे देंगे। लेकिन वो लॉजिक की वजह से आप उसको हेट नहीं करते, आप उसको हेट करते हैं क्यों? आर्बिट्ररी, इमोशंस। बस पता नहीं क्यों, मनमानी है। Think and write about Yankee fans and Red Sox fans dislike each other for reasons that are fairly arbitrary. For example, if you are born into a family of fans of the rival teams, you would likely be a fan of them today. अब उनको कैसे समझ आएंगे कि ये चीज़ें आर्बिट्री हैं, इसके पीछे लॉजिक नहीं है। उनसे कहा कि अच्छा थोड़ा सोचो, अगर तुम इस परिवार में ना होकर के इस टीम के उस टीम के परिवार में पैदा होते तो क्या तुम तब भी हेट करते? मतलब जिस टीम को तुम हेट करते हो उसके परिवार में पैदा होते हो। आज हम लोग यहाँ इंडिया में हैं, अगर पाकिस्तान में पैदा हुए होते तो क्या हम पाकिस्तान को हेट करते? बहुत से वीडियोस आते हैं जो कि मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तानी, लेकिन कोई भी आदमी अपने घर का, अपनी टीम का, अपने देश का मजाक कहाँ उड़ाएगा? वो वही खुद है। तो इस तरह से बता करके उनको दिखाया गया कि कैसे उनकी एनिमोसिटी आर्बिट्ररी है। क्या है? मतलब इमोशन, कोई लॉजिक नहीं है उसमें। To gauge their animosity towards their opponents, we gave them a chance to decide how spicy the hot sauce sold in rival team's stadium should be. बड़े अजीब एक्सपेरिमेंट किए ये देखने के लिए कि उनकी एनिमोसिटी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। हमने उनको एक चॉइस दिया। हमने पूछा कि पड़ोसियों के पास, पड़ोसियों के खेमे में जो हम सॉस बेचेंगे, हॉट सॉस, खाना खाते समय, बर्गर खाते समय जो चटनी बेचेंगे, वो कितना तीखा होना चाहिए या कितना कम तीखा होना चाहिए। द बैक स्टोरी वॉज दैट कंज्यूमर प्रोडक्ट रिसर्चर्स वर प्लानिंग टू डू अ टेस्ट टेस्ट फॉर हॉट सॉस इन बेसबॉल स्टेडियम। अच्छा, उनको ये नहीं बताया कि हम चेक कर रहे हैं आप कितना हेट करते हैं। हमने कहा कि देखो एक टेस्टिंग हो रही है, एक कंपनी आई है सॉस की, वो चेक करना चाहती है कि सॉस का टेस्ट कैसा होना चाहिए। तो बताइए सामने वाली टीम को कितना तीखा भेजें। समझ में आ रहा है? People who were randomly assigned to reflect on the arbitrariness of their stereotype selected less fiery hot sauce for their rival stadium. इसको ऐसा समझो जैसे कि कोई चक्कू बन रही है, नई नई चाकू, और उस चाकू का कितना धार होना चाहिए कंपनी चेक कर रही है। या कोई दवाई बन रही है, दवाई बड़ी ख़तरनाक है, एंटीबायोटिक है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, तो हम उनसे पूछे अच्छा ये बताओ कि वो चक्कू कितनी धार वाली होनी चाहिए। पड़ोस के लोग हैं,
जो आपके दुश्मन है वहाँ पर जाएगी टेस्टिंग के लिए, तो कम धार होनी चाहिए कि ज़्यादा धार होनी चाहिए। तो जिन लोगों को इन्होंने ये बात सोचवाई थी, क्या बात? ये हॉट सॉस उधर जाने वाला है, कितना तीखा है? नहीं नहीं, इसके पहले आर्बिट्रीनेस, जिनको बोला था, अरे बैठ करके समझाया था, देखो तुम ये जो हेट करते हो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, जिन लोगों को समझाया था उन लोगों ने ऑपोजिट टीम में कम तीखा सॉस भेजा। आप किसी को कम तीखा कब खिलाओगे? जब उसको प्यार करोगे या उसको कम से कम हेट नहीं करोगे। और वहीं पर जिन लोगों को बिल्कुल बात नहीं की गई थी कि आपका हेट्रेड आर्बिट्री है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उन्होंने खूब खूब तीखा चीज़ भिजवाया। वी also gave them chance to sabotage rival fans' performance on timed paid math tests by assigning harder problems, and those who considered the arbitrariness of their stereotype picked easier questions for their rival fans. जिन लोगों को हमने समझा दिया कि आपके हेट के पीछे लॉजिक नहीं है, उन्होंने आसान क्वेश्चन भेजे। इस बार पता है क्या हुआ है नीट पीजी के एग्ज़ाम में? नीट स्कैम चल रहा है, मालूम है आपको? करीब 24 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, ऑल इंडिया नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसको पास करने के बाद या तो आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन होगा या तो हाँ मोस्टली एमबीबीएस में सिलेक्शन हो। उसमें नॉर्मली पिछले साल जो टॉप रैंक आया था, AIR 1 बोलते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, पिछले साल उसमें एक लड़का आया था। उसके पहले साल में 2 लड़के आए थे, उसके पहले साल में एक। पिछले 10 साल में ऑल इंडिया रैंक 1 खाली एक ही आदमी की आती है। इस बार कितने लोगों की आई? 67। और उसमें से 44 बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क दिया गया, एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिया गया। क्यों? ध्रुवटी बता रहा था कि 2018 की एनसीईआरटी किताब में वो सवाल सही लिखा है और अभी किताब में गलत लिखा था, उनको कम नंबर तो उससे भी ज़्यादा बकवास चीज़, लेट पहुँचे ये लोग। लेट पहुँचे नहीं, जो एग्जामिनर थे वो उनको पेपर दिए लेकिन लेट से चालू हुआ इम्तिहान, उनका चालू होने में लेट हो गया। कुछ जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे उनको अंग्रेज़ी की शीट मिल गई तो उसमें लेट हो गया। लेट जिनको हुआ उनको ये एग्जामिनर लोग नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी NTA बोलते हैं, वो उन्होंने बोलते हैं हमने एक्स्ट्रा नंबर दे दिया इन लोगों को। तो एक तरह से 70% टॉपर्स वो आए हैं ग्रेस मार्क की वजह से। इससे इतना रोष है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कई लोगों ने केस किया है और ये लोग बोल रहे हैं दोबारा उसको इम्तिहान दो। और ये टेस्टिंग अथॉरिटी वाले इतने बदतमीज़ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, वो खाली लिख दे रहे हैं, लिख करके भेज दिया कि हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है, सब ठीक है। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके ट्विटर फीड पे सिर्फ भाजपा चल रहा है। हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर तो हमारे पास कोई नीट पीजी का एग्ज़ाम नहीं दे रहा है, इसलिए हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि टेस्ट किसने दिया, क्या दिया, सही था गलत था। लेकिन अगर हमारे घर में से एक बच्चा होता जिसका रैंक ख़राब आया होता, ऑल इंडिया 1 रैंक को आराम से एम्स में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन इस बार नहीं मिलेगा क्योंकि एम्स कॉलेज में दिल्ली के टोटल 50 या 55 सीट ही है बस। आप जब किसी को हेट करते हो ना तो उसकी मुश्किलों को आसान नहीं करते हो और मुश्किल कर देते हो। यही यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में हुआ। लेकिन जिन लोगों को बैठाकर समझाया गया कि यार जो तुम हेट करते हो ना उसके पीछे कोई आधार नहीं है, आर्बिट्री है, उन लोगों ने आसान सवाल दिए, मुश्किल को आसान कर दिया। People weren't just sympathetic toward a single fan. They changed their views towards their rival team as a whole. ऑथर कह रहे हैं जैसा पिछली बार हुआ था कि भाई सामने वाले से बात कराई थी तो उससे एक आदमी के लिए लोगों का हेट्रेड कम हो गया था, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर पूरी की पूरी टीम के लिए हेट्रेड कम हो गया। लोग सिंपैथेटिक हो गए, दयालु हो गए। They were less likely to see their rivals' failure as their success and their rivals' success as personal insult and criticism of their rivals as personal compliment. जब ऐसा हुआ तो जो लोग पहले हेट करते थे अब वो हेट नहीं करते, इसलिए अगर उनका दुश्मन जीत रहा है तो ये लोग उसको इंसल्ट की तरह नहीं लेते कि हमारी बेइज्जती हो रही है। अगर
अपनी बुराई हो रही है, एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द राइवल एज पर्सनल कॉम्प्लीमेंट। अगर दुश्मनों की बुराई हो रही है तो मेरी बड़ाई नहीं हो रही है। And they were more likely to support their rival team in ways that would normally be unthinkable, wearing a rival team's jersey, sitting in its dugout at games, and voting for its player in all-star games, and even endorsing a team in social media. और इसके बाद जो लोग भी थोड़ा बहुत सोच समझ के देख पाए कि हमारे हेट्रेड के पीछे क्या नहीं है, आर्बिट्री नहीं है, वो आर्बिट्री है, कोई रीज़न नहीं है, ऐसे लोग सामने वाले की टीम को ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो नॉर्मली कभी नहीं करते। वो उस टीम की जर्सी पहनना शुरू कर दिया, गेम्स में उनके साथ बैठना शुरू कर दिया, और सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पर उन टीम्स के मेंबर्स को, अपोजिट टीम्स को वोट करना शुरू किया। फॉर सम फैंस इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ब्रेकिंग अ रिलीजियस कोड। और कुछ फैंस के लिए तो ऐसा था जैसे कि वो अपना रिलीजन ही बदल रहे हैं। एक हिंदू अगर मुस्लिम बन जाए, ऐसा था ये सब करना। बट देयर कमेंट्स मेड इट क्लियर दैट दे वर रीथिंकिंग देयर स्टैंड्स। लेकिन लोगों के कमेंट से क्लियर हो गया कि इस एक्सरसाइज से लोगों ने अपनी स्टैंड्स को रीथिंक किया। क्या एक्सरसाइज करवाया गया? 2 चीज़ें। कौन कौन सी? एक कि ऑपोजिट टीम की 3 बड़ाइयाँ बताओ। 3 बड़ाई और 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव तो पहले पूछ लिया था। दूसरा 3 पॉजिटिव चीजें बताओ। एक्स्ट्रा स्टेप फॉर रिफ्लेक्टिंग ऑन आर्बिट्रीनेस ऑफ देयर एनिमोसिटी। खुद सोच के बताओ कि अगर तुम इस घर में होते या उस घर में पैदा हुए होते। इसको ठीक ऐसे समझो जैसे मैं गरिमा को बोलूं, मैं मेडिटेशन प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। एक चीज़ बहुत बड़ी फ़ायदा हुआ था, बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। मैं अपनी मम्मी को हेट करता था बचपन से, बहुत मारती थी, आप लोगों को भी मारी हैं। उस ट्रिप में मेरा हेट्रेड खत्म हो गया। हेट्रेड क्यों खत्म हुआ? क्योंकि उन्होंने रिफ्लेक्ट करने के लिए कहा कि आप ध्यान करिए और ये बताइए आप किसको सबसे ज़्यादा हेट करते हैं। तो तुरंत मम्मी का नाम ऊपर आया। फिर उन्होंने पूछा, ये सोचिए कि उस आदमी ने ऐसा कौन सा काम किया होगा कि वो उसका बिहेवियर ऐसा है। अब मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। और वो एक्सरसाइज कम से कम 2 घंटे का था। आंख बंद करके सोचना है, लिखना है, मेडिटेशन प्रोग्राम चलेगा, भजन चलेगा, आपको वॉक करना है, फिर खाना खाना है और इसी सवाल को लेकर के बैठे रहना है। अब मैं सोच रहा हूँ कॉपी में। एक ही चीज़ मेरे दिमाग में आई, हो ना हो मम्मी को भी बचपन में मार पड़ी है। इस आदमी को जैसा मिलता है वैसा ही देता है। उसके बाद उन लोगों ने कहा, अब उस एक्सरसाइज के बाद कहा, अब आप वो इंसिडेंट सोचने की कोशिश करिए जिसमें जिस आदमी को आप हेट करते हैं उसने आपके लिए कुछ अच्छा किया हो। अब मम्मी ने तो बहुत सी अच्छी चीज़ें की हैं, माँ है, खाना पीना खिलाया है, लेकिन याद ही नहीं आ रहा था। बोलती है बस एक ही इंसिडेंट सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना। मैं सोचने लगा। फिर मुझे बचपन का एक फेंट मेमोरी याद आया जब मैं बहुत बीमार था, बहुत बुखार था मुझे, लेकिन मैं इतना बड़ा हो चुका था कि मैं चलता फिरता था, दौड़ता था, साइकिल तक चलाता था। और फिर मुझे ध्यान आया कि मम्मी मुझे गोद में लेकर के, मतलब उसमें मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि इतना बड़ा हूँ कि मैं पैदल जा सकता हूँ, मुझे गोद में लेकर के ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर गई होंगी डॉक्टर के पास। मतलब जैसे बब्बू का घर है, वहाँ से लेकर के हॉस्पिटल तक 1 किलोमीटर तक गई होंगी। और मुझे पूरे ट्रिप में खाली यही फीलिंग आ रही थी गोद में बैठकर, अरे यार मुझे उतार दो, मैं पैदल चल दूंगा। बोलती नहीं, तुम तबीयत खराब है, मैं गोद में ले चलूंगी। ये चीज़ मुझे याद आई बस। और उसके बाद से मुझे उनके प्रति हेट्रेड नहीं रही। जब गुस्सा करती थी तो उस खराब तो लगता था, लेकिन जो स्ट्रांग हेट्रेड था वो ख़त्म हो गया। उस ट्रिप की यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी मेरी। चेन्नई में 15 दिन का मैंने वो यज्ञ अटेंड किया था। तो वो एक तरह से ऐसे ही एक्सरसाइज था जिसमें आप देखो कि आपके हेट्रेड का, मेरे पास तो लॉजिक भी है, उन्हें मारा है, पीटा है, पता नहीं क्या क्या किया है, लेकिन वो किसी के प्रति हमारा बिहेवियर इतना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक औरत या एक आदमी किसी को, बच्चे को प्यार भी करता है, मारता भी है। मैं वही बड़ी मम्मी से बोला था उस दिन कि बच्चों को अगर इस उम्र में हेल्प नहीं किया राइट करियर में इस्टेब्लिश होने के लिए, नहीं पढ़ाया,
तो बाद में चल करके हम ही को ख़राब लगेगा कि यार जब राइट उम्र थी तो नहीं किया। अच्छा, राइट करियर में अगर धक्का मारना है तो उनको कभी कभी डांटना पड़ता है, उनको जगाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, वो सब चीज़ें भी खराब लगती हैं। तो अच्छा करने के लिए भी खराब करना पड़ेगा। तो हम एज ए पेरेंट या कोई भी आदमी जो गार्जियन है वो दोस्त भी हो जाता है, दुश्मन भी हो जाता है। लेकिन हम जब किसी के लिए फील करते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से फील करते हैं, या तो हम उसको प्यार करते हैं या तो हेट करते हैं। ये इतना सिंपल है नहीं। जो कमेंट आया लोगों का वो था, आई थिंक इट्स प्रेटी डम्ब टू हेट समवन जस्ट बेस्ड ऑन देयर द स्पोर्ट्स टीम दे एंजॉय सपोर्टिंग। जो टीम के प्लेयर्स थे, फैंस बोलते मेरे हिसाब से कितनी बेवकूफ़ी वाली चीज़ है कि आप किसी इंसान को केवल इसलिए हेट करो क्योंकि वो किसी टीम को सपोर्ट करते हैं। थिंकिंग अबाउट दैट मेक्स मी वॉन्ट टू रिकन्सिडर हाउ आई फील अबाउट सम सपोर्टर्स टीम दैट आई डिसलाइक। और इस चीज़ के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कितना बेवकूफ़ आदमी हूँ कि मैं उन सपोर्टर्स को डिसलाइक कर रहा हूँ। ये बेवकूफ़ी है मेरी। कुछ लोगों ने कमेंट में और क्या कहा, इफ़ समवन हेटेड मी बिकॉज ऑफ द टीम आई वो लव्ड आई वुड फील अनफेयर। अगर किसी ने मुझे हेट किया क्योंकि मैं किसी टीम को प्यार करता हूँ तो ये गलत होगा, मुझे हेट नहीं मिलना चाहिए। ऑलमोस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ प्रेजुडिस बिकॉज दे आर जजिंग मी बेस्ड ऑन वन थिंग अबाउट मी एंड हेटिंग मी फॉर दैट रीज़न। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई आदमी मुझे इसलिए हेट कर रहा है क्योंकि मेरा कान छोटा है या मेरे बाल छोटे हैं। ये तो एक चीज़ है मेरे बारे में, मैं तो और बड़ा सा चीज़ हूँ, तो मुझे एक चीज़ के लिए कैसे हेट कर सकते हैं। आफ्टर फीलिंग दीज थाट्स आई मे चेंज द वे आई इंटरेक्ट विथ रेड सॉक्स फैंस। मुझे पक्का है कि इन लोगों के साथ जो एक्सरसाइज किया गया होगा वो 5 मिनट का नहीं हुआ होगा, पूरे एक दिन का रहा होगा। कि सोचिए सोचिए सोचिए, दिमाग की गुड़ाई हुई होगी। खेती मानी जोतते नहीं है, हल से ज़मीन को खोदते हैं तब उसमें से मिट्टी बाहर निकलती है। उस दिन ट्रैक्टर चलाया था तो ज़मीन खोदी थी, ढेर सारे पंछी आकर बैठ गए ज़मीन पे। पता है क्यों? उसमें से चारा और कीड़े निकल रहे थे। ढेर सारे अर्थवर्म निकले तो पंछी उसको खाने के लिए आ रहे थे, वैसे छुपे दबे हुए थे। देखा था आपने? हाँ, सफ़ेद सफ़ेद बर्ड्स थी, बैठी थी। हमारे भी अंदर में ढेर सारे कीड़े बैठे हुए हैं और जब आप उनको खुदाई करो इस तरह की एक्सरसाइज से तो भी बाहर निकल के आते हैं। एक आदमी क्या कहता है, द टीम दे सपोर्ट इज नॉट नेसेसरली इंडिकेटिव ऑफ हु दे आर इवन दो दे आर रॉन्ग। किसी आदमी की टीम को जिसको वो सपोर्ट करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी है क्या, इवन दो दे आर रॉन्ग। कोई आदमी अगर गलत है और वो अच्छी टीम को सही टीम को सपोर्ट करता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आदमी सही हो जाता है। मैं बहुत गलत आदमी हूँ, मैं किसी को चक्कू मारता हूँ, चोरी करता हूँ और मैं उसी टीम को सपोर्ट करता हूँ जिसको आप सपोर्ट करते हैं, तो इससे मैं अच्छा आदमी थोड़ी हो जाता हूँ। इस तरह के कमेंट आए तो लोगों को समझ में आया कि हाँ, अब बिहेवियर बदल गया है, हेट्रेड कम हो गया है। वी वुड फाइनली मेड सम प्रोग्रेस। ऑथर कह रहे हैं हमने फाइनली तीसरी हाइपोथेसिस से कुछ प्रोग्रेस किया। वन नेक्स्ट स्टेप टू एग्जामिन द की इंग्रेडिएंट बिहाइंड द शिफ्ट इन फैंस व्यू। अब एक फाइनल स्टेप जिसमें कि हम एग्जामिन करेंगे कि लोगों का शिफ्ट हुआ कि नहीं फैंस का। वी फाउंड दैट इट वॉज थिंकिंग about the arbitrariness of their animosity, not the positive qualities of the rival that mattered. दो चीज़ें हुई थी एक्सरसाइज में। सामने वाले की पॉजिटिविटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। जो मेन हेट्रेड खत्म हुआ था किस चीज़ से हुआ था? आर्बिट्रेरिनेस ऑफ एनिमोसिटी। थिंकिंग, हाँ, कि मेरी थिंकिंग कितना बेलगाम है, कितनी बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। इस चीज़ से लोगों का बिहेवियर बदला था। Regardless of whether they generated reasons to like their rivals, fans showed less hostility when they reflected on how silly the rivalry was. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस क्वालिटी, कोई क्वालिटी बता दो खुद को या किसी और को कि यार वो आदमी सुंदर है, वो स्मार्ट है, वो उसका बिहेवियर अच्छा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ा। मेन फ़र्क पड़ा कि मैं अपने बुद्धि को कितना सिली देख पाता हूँ। सिली मतलब बेवकूफ़ी वाली चीज़, हंस पाता हूँ खुद पे। Knowing what I felt like टू बी डिसलाइक्ड फॉर। जब मुझे मालूम पड़ता है कि मुझे इस चीज़ के लिए भी डिसलाइक किया जा रहा है, जब ये समझ में आता है तब लोगों का बिहेवियर बदलता है। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है इसमें, 1 2 3 4 5 5 स्टेप में लोगों का बिहेवियर। सबसे पहला स्टेप, हैविंग एन एक्सपीरियंस। आप किसी के साथ कोई अनुभव लेते हो। अ किड विथ अ मोहक स्टोल माई बाइक। मोहक मतलब खूब लंबे लंबे बाल,
जैसे मुर्गे के ऊपर निकला रहता है ऐसे ही, ऐसे ही कि एक लड़का था जिसके सर में ऐसे ही मोहक बना हुआ था, बाल लंबे लंबे थे, उसने मेरी बाइक चुरा ली। स्टेप 2, फ्रेमिंग अ स्टीरियोटाइप। अब दूसरे बार क्या होता है, जब आप ऐसे आदमी को देखते हो तो आपके दिमाग में एक स्टीरियोटाइप बनता है। किड्स विथ मोहक्स आर थीव्स। ये जो लड़के होते हैं ना जिनके बाल ऐसे अजीबोगरीब होते हैं, वो सिर्फ चुट्टे होते हैं। तीसरा, हैविंग अ न्यू एक्सपीरियंस। लेकिन अब हमने आपको नया एक्सपीरियंस दिखाया। अ किड विथ मोहक वॉज नाइस टू मी। एक लड़का जिसके बाल ऐसे लंबे लंबे थे, वो मेरे साथ ठीक से बात कर रहा था। है तो छुट्टा, लेकिन बात ठीक से कर रहा था। चौथा, क्वेश्चनिंग द स्टीरियोटाइप। चौथे में आप अपने स्टीरियोटाइप को क्वेश्चन पूछते हो, अरे मैं क्यों उसको हेट करता हूं? मे बी मोहक किड आरंट सो बैड। शायद ये जो मोहक बच्चे होते हैं जिनके बाल लंबे लंबे होते हैं, वो इतने बुरे नहीं होते हैं। लास्ट में क्वेश्चनिंग स्टीरियोटाइप इन जनरल। फिर आप इन जनरल अपनी स्टीरियोटाइप को क्वेश्चन करते हो। यू कांट जज अ किड बाई इट्स कवर। आप किसी बच्चे को उसके बाल से जज नहीं कर सकते। ये है असतो मां सतगमय, मतलब हाँ, असत्य से सत्य की ओर, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर। नोइंग वॉट इट फेल्ट लाइक टू बी डिसलाइक्ड फॉर ridiculous reason helped them to see that this conflict had real implication, that hatred for opposing fan isn't all fun and games. तो जब आप किसी को हेट करते हो तो शुरुआत में तो खाली मज़े के लिए करते हो, लेकिन जब आपको मालूम पड़ता है कि इसके बड़े दूर दूर तक रिजल्ट्स होते हैं। गौतम बुद्ध कहा करते थे, अगर आपको क्रोध आ रहा है किसी के लिए, हेट्रेड आ रहा है, तो आप किसी और की गलती के लिए खुद को जहर दे रहे हो। आप फिर से पैदा होगे और इस दुनिया में सड़ोगे, क्योंकि आप हेट कर रहे हो किसी को। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि किसको हेट कर रहे हो। इसलिए गौतम बुद्ध जैसे लोग आंगुली मार को भी हेट नहीं करते, उसको भी काइंडनेस के साथ डील करते हैं। तो अगर हमारे मन में जहर है तो कैंसर की तरह है, मतलब हमारे मन में अगर हेट्रेड है तो कैंसर की तरह है, उसको ऐसे ही ठीक करना पड़ेगा जैसे इन लोगों ने किया। कल पढ़ेंगे एंटरिंग अ पैरेलल यूनिवर्स, एक दूसरी दुनिया में घुसना। देखते हैं उसमें क्या सीखेंगे।